हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे वन शॉट वीडियो ऑन numpy। सो numpy पाइथन की एक और लाइब्रेरी है, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मैटप्लॉटलिब को कवर किया था एक वीडियो में। सो जैसे मैटप्लॉटलिब वैसे ही numpy एक और पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, राइट। सो numpy itself इज एन एब्रीविएशन ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। दैट मीन्स हम लोग numpy जो लाइब्रेरी है उसे यूज करते हैं अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, राइट। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे numpy में वो है एरेज का, एरेज मैट्रिसेस। सो आज हम कवर करने वाले बेसिक्स ऑफ numpy, जिसमें हम लोग ये पूरा जो एरेज का टॉपिक है कि हम एरेज को कैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने numpy को यूज करते हुए, वो सब कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में, ओके। और बाकी के जो जितने भी हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट है numpy के, फॉर एग्जांपल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके हायर मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, ये सब अभी हमें यूज नहीं आएंगे। ये सब हमें तब यूज आ रहे होंगे जब हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, राइट। सो जब हम मशीन लर्निंग करेंगे तब हम लोग ये सब भी कवर कर लेंगे। बट अभी फॉर द बेसिक पर्पस हम लोग आज एरे मैनिपुलेशन देखने वाले यूजिंग numpy, ओके। सो उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस ये वीडियोस चेकआउट नहीं किए मैटप्लॉटलिब पे, ये भी एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन पे था कि हम कैसे डेटा को विजुअलाइज करते हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं सो इन्हें जल्दी चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज ये आगे आपको और काम आएंगे जब हम पांडास कवर कर लेंगे, सीबॉन कवर करेंगे। सीबॉन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब, सो उसके लिए ये आपको हेल्प करेंगे आगे, ओके। सो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोस के साथ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ये जो numpy फोल्डर है हमारे पास, इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, numpy numpy array डॉट ipynb। ना ipynb मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है। इट्स एन एक्सटेंशन फॉर जुपिटर नोटबुक, राइट। सो जुपिटर नोटबुक के लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं ipynb। और जुपिटर नोटबुक के क्या क्या मेरिट्स है कि और क्यों हम लोग जुपिटर नोटबुक एक्चुअली यूज कर रहे हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, राइट। कि जुपिटर नोटबुक यूज करने से हम अपने कोड को सेपरेट कर सकते हैं, ओके, एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे हम एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने कोड को लिख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप किसी चीज को सडनली लर्न कर रहे हैं तो, बिकॉज आपको मल्टीपल फाइल्स नहीं क्रिएट करनी पड़ती, आप एक सिंगल फाइल्स में अपने कोड को सेपरेट करके रन करके देख सकते हैं, ट्राई एंड रन, ओके। सो इसीलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। numpy जैसे एक लाइब्रेरी है, सो लाइब्रेरी एक्चुअली होती क्या है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट। कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, तो आपको फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइंड है। अब बस आपको ये सीखना है कि उन फंक्शन को आप कहाँ और कब यूज करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव टू लर्न। इसीलिए लाइब्रेरीज को पढ़ना एक्चुअली उतना हार्ड नहीं होता। सबसे जो नॉट हार्ड आई थिंक, सबसे जो आपके लिए जो डिफिकल्ट टास्क है, जो पूरी जर्नी आप कवर करते हैं, वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। उसके बाद आप जितनी भी लाइब्रेरीज पढ़ते हैं उसमें सिर्फ आपको उनके फंक्शंस का यूज सीखना होता है, बिकॉज वो पहले से आपके लिए कोड किए जा चुके हैं, ओके। सो आपको उनको दोबारा से डिफाइन नहीं करना है, आपको बस ये सीखना है कि उनको कब और कैसे यूज करते हैं अपने कोड में, ओके। सो वही हम सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हमें numpy को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज numpy हमारे पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ प्री इंस्टॉल नहीं आता, जैसे कि हमारा रैंडम एंड मैथ लाइब्रेरी होता था, राइट। हमने शायद इंटरमीडिएट या बिगिनर्स प्लेलिस्ट में इसको कवर कर रखा है। सो अगर आपने पाइथन नहीं देखा है तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसे इंस्टॉल करेंगे, तो हमने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए अपना ओपन किया था कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। आपको याद होगा हमने cmd लिखा था और उससे हमारा ओपन हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट, cmd। तो यहां से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। बट उसकी बजाय आप एक और काम कर सकते हैं, वो है यहाँ आपको VS कोड में टॉप पे टर्मिनल ऑप्शन दिख रहा होगा। सो इस टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल पे जाइए, एंड जैसे आप न्यू टर्मिनल पे जाते हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल numpy, मतलब पिप इंस्टॉल और आपके लाइब्रेरी का नाम। अब मैं यहाँ पे जैसे एंटर कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे मैसेज आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज मैंने numpy को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आपके पास भी सेम मैसेज आएगा, अदरवाइज ये पिप कमांड आपको numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके दे देगा, राइट, ओके। सो ये हमने देख लिया कि कैसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना एक कोड ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे आप प्लस जो कोड ब्लॉक दिख रहा है
उसको क्लिक करेंगे और एक आपके पास नया कोड ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हमें करना है इंपोर्टिंग द numpy लाइब्रेरी। ओके, सो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, ओ सॉरी, कैपिटल नहीं स्मॉल में, import numpy as np। एज एन पी क्या है, निक नेम। मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज के नेम, बिकॉज आपको लाइब्रेरी के अगर फंक्शन कॉल करने हैं तो बार बार आप उसको उसके नेम से कॉल करेंगे ना, नम्पाई डॉट उसका फंक्शन, राइट। सो उसी आपके जो क्या बोल सकते हैं मेहनत को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलियास का यूज करते हैं। जैसे हमारे दोस्त नहीं होते जिनके बड़े बड़े नेम होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनको निक नेम दे देते हैं ताकि कन्वीनियंटली उनको कॉल कर सके, राइट। बार बार वो बड़ा सा नेम ना लेना पड़े। तो सेम चीज हम लाइब्रेरीज के साथ करते हैं, उनके बड़े से नाम को रिड्यूस करके हम छोटे से एक दो लेटर्स के वर्ड में चेंज कर देते हैं ताकि हम उसे इजीली बाद में टाइप कर सकें, राइट। सो ये सेम रीजन होता है एलियास को यूज करने का अपने कोड में। सो हम इसे कॉल करें एज एनपी। जनरली हम लोग एनपी यूज करते हैं, इसलिए आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, नाउ इसके बाद अब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है np डॉट वर्जन, डबल अंडरस्कोर वर्जन। ना इस कोड को जैसे मैं रन करता हूँ, फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है रन होने में। ओके, ओके रन हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला, दैट मीन्स मेरा इंपोर्ट सक्सेसफुल रहा। और नंपाई का वर्जन मेरे पास आ रहा है 1.23.4। ना ये मैंने फंक्शन आपको जो बताया, ये आप एक्चुअली जितने भी आप लाइब्रेरीज एक्सटर्नली इंस्टॉल करते हैं, लाइक आपको पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सब में यूज कर सकते हैं np.versions। तो np.versions एक्चुअली आपको क्या बताता है कि करेंटली आप कौन सा वर्जन उस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। ओके, इसको चेक करने से फर्स्ट आपको ये क्लियर हो गया कि आप प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है नंपाई आपके डिवाइस में। सेकंड, क्या होता है कभी कभी हमने नंपाई बहुत पहले इंस्टॉल किया होता है, बिकॉज नंपाई अभी नया नया लाइब्रेरी तो है नहीं, ये एक पुराना लाइब्रेरी है, तो हो सकता है आपने 2 साल पहले इसे इंस्टॉल कर लिया हो। तो अब आपके पास जो करेंटली जो वर्जन है वो बहुत पुराना है, तो कुछ नंपाई में जो अपडेट होकर नए फंक्शंस आए हैं वो आपके में सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। सो आपको लगे आप कि क्या हो रहा है कि नंपाई में मैंने ट्यूटोरियल में देखा कि ये फंक्शंस है बट ये मेरे में तो सपोर्ट हो नहीं रहे। सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं। सो न्यू वर्जन यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली उसे अपडेट कर लेंगे, राइट। तो इसीलिए हम नंपाई वर्जन को चेक करते हैं। ओके, पर थोड़ा बहुत अगर चेंजेस, जैसे अभी ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप अगर अगले 1 साल में देखेंगे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा नंपाई के फंक्शनैलिटी में। ओके, अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइम बाद देख रहे हैं तो काफी कुछ चेंज हो चुका होगा। ओके, सो ये था नंपाई वर्जन। ओके, अब मैंने इस सेल को रन कर दिया जिसमें मैंने इंपोर्ट किया। तो अब मैंने फर्स्ट सेल को रन कर दिया, दैट मीन्स अब मैं अगर अगला सेल बनाता हूँ तो मुझे दोबारा नंपाई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया अपने जुपिटर नोटबुक में एंड उस सेल को रन कर दिया। तो अब मैं जितनी भी सेल क्रिएट करूंगा उनके लिए ऑलरेडी नंपाई इंपोर्टेड है, राइट। सो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्रिएशन ऑफ द एरे। ओके, क्रिएशन ऑफ एरे से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एरे। ओके, सो एरे इज basically a list but with elements of same data type। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। a इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल ये एक एरे है, तो एरे इक्वल्स टू, इसको भी कमेंट कर देते हैं, एरे इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, on the other hand list equals to 1 hello and 2.4। ओके, तो अब आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, दोनों एक्चुअली लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ऑफ कोर्स, बट जो बेसिक डिफरेंस है आपको याद होगा, लिस्ट हमने कवर कर रखा है अपने पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट में, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट क्या होती है, बहुत डाइवर्स एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट वो होल्ड कर सकती है मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट को, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1 एक इंटीजर है, हेलो एक स्ट्रिंग है, 2.4 एक फ्लोट है। तो ये एक साथ मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट को एक ही लिस्ट में
स्टोर करके रख सकती है लिस्ट, तो ये ज्यादा डाइवर्स हुई। ऑन दी अदर हैंड एरे क्या है, एरे एक्चुअली मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है एज लिस्ट, बट सारे एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तीनों जो एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 तीनों इंटीजर हैं, अगर मैं तीनों में से किसी एक का भी डेटा टाइप चेंज करता हूँ इंटीजर से तो ये एरे नहीं रहेगा। ओके, सो ये डिफरेंस है एरे एंड लिस्ट में। तो इसकी वजह से कुछ फायदे भी हैं, एरे की एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है लिस्ट के कंपैरिजन में, बट लिस्ट डाइवर्स है। ओके, एक्सेसिंग फास्ट की होती है बिकॉज उसको पता है कि सारे एलिमेंट जो है इंटीजर है, तो अगर एक इंटीजर का साइज 4 बाइट है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं उसको बोलूँ कि 10th इंटीजर मेरे को जो इस एरे में है उसे फाइंड आउट करके बताओ, तो वो सिंपली क्या करेगा 4 इंटू 10, बिकॉज साइज फिक्स्ड है, राइट। बट लिस्ट में क्या है, हर एक दूसरे स्टेप में उसे कंप्यूट करना पड़ेगा कि ओके अभी ये एक स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो इसका साइज इतना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा अगला एलिमेंट इतनी दूरी पे होगा, राइट। सो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको एरेज और लिस्ट में डिफरेंस समझ आएगा। ऑल्दो ये बहुत छोटी सी चीज है बट काफी लोगों को ये कंफ्यूज कर देती है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ एरे। तो क्रिएशन ऑफ एरे, अब इसके दो तीन मेथड्स हैं एरे क्रिएट करने के। सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, बाय यूजिंग एरे फंक्शन। ओके, सो इसको हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एरे बना लेता हूं, एरे 1 इक्वल्स टू np डॉट एरे, ये एक फंक्शन है। ओके, अब इस फंक्शन में आपको सीधा वो आइट्रेबल पास करना है जिसका आप एरे बनाना चाहते हैं, इधर वो एक लिस्ट भी हो सकती है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका यहाँ पे बन के तैयार है आपका एरे। ओके, ना इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, अपने एरे में ये लिस्ट पास कर दी, मैं साथ ही साथ इसका डेटा टाइप भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं डेटा टाइप पास नहीं करता हूँ तो जो numpy है अपना, वो ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप डिफाइन कर लेगा। numpy इसका ऑटोमेटिकली इंटीजर लेगा, बट मैं अगर चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ स्ट्रिंग में, राइट। या वैसे ये ऑटोमेटिकली इसका ले लेगा 4 बाइट्स या 8 बाइट्स, राइट। तो मैं उसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ 4 बाई इंटीजर ऑफ 4 बिट्स में, बाइट्स में, सॉरी इंटीजर ऑफ 4 बाइट्स में 1 बाइट इक्वल्स टू, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो इससे क्या होता है, हम लोग अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा लेते हैं, राइट। बिकॉज क्या है, अभी आप देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बाइनरी में कितनी बिट्स लगेंगी, 3 बिट्स, 101, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101 होता है, तो 3 बिट्स लग रही हैं। तो 3 बिट्स के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर i1 भी लेता हूँ, i1 का मीनिंग है इंटीजर ऑफ साइज 1 बाइट, नॉट बिट्स, 1 बाइट, तो 1 बाइट मैंने बोला 8 बिट्स, और मुझे रिक्वायर्ड कितनी है 3 बिट्स, अभी भी ज्यादा बिट्स हैं, बट मैं अपना स्टोर कर सकता हूँ, मैंने काफी स्पेस बचा लिया। बाय डिफॉल्ट ये कितना लेता, 8 बाइट्स, दैट मीन्स 64 बिट, और अभी कितना ले रहा है 8 बिट्स, तो मैंने अपने साइज को 8 टाइम रिड्यूस कर दिया, राइट। तो इसकी वजह से आपका साइज एफिशिएंट हो जाएगा। साइज एफिशिएंट के साथ साथ आप अपने कोड की भी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से हम डेटा टाइप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हम आगे और देखेंगे डेटा टाइप को कैसे मैनिपुलेट करते हैं क्या, ये जस्ट आपके एग्जांपल के लिए था। ओके, एंड अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ले लेगा। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करके देख लेते हैं, एरे 1 डन, आपका एरे 1 प्रिंट हो चुका है। ओके, सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं अपने एरे का जो अभी आपने क्रिएट किया है। ओके, टाइप आई थिंक हमने पाइथन फॉर बिगिनर्स में कवर किया था कि टाइप एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं। टाइप हम किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है उसे पता करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो टाइप ऑफ एरे 1 यानी एरे 1 किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, ये अगर मुझे जानना हो तो आप देख सकते हैं numpy डॉट एनडी एरे टाइप का डेटा ये स्टोर कर रहा है। यहाँ पे एनडी एरे का मतलब क्या है, एनडी एरे मीन्स n डायमेंशन एरे। n क्या है, कोई भी नंबर वेयर n इक्वल्स टू 0 to
n, मतलब 0 से आप जहां तक जा सकें। तो n डायमेंशन एरे, एनडी एरे एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है आपके numpy लाइब्रेरी का, राइट, जो आपको हेल्प करता है numpy के जो फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं उनको एक्सेस करने में। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब भी आप एक numpy के थ्रू एक एरे क्रिएट करते हैं तो वो बनता है एक ऑब्जेक्ट के numpy लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसका नाम है एनडी एरे। ओके, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी, ऑब्जेक्ट्स वैसे हमने कवर कर रखा है इंटरमीडिएट सीरीज में आई थिंक, जिसमें हमने ऊप्स कवर किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स देख रखे हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, राइट। तो अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक आइडिया यही है कि एनडी एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हेल्प से आप एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये था इसका टाइप, numpy का एनडी एरे इसका टाइप है। ओके, सो ये भी हमने देख लिया। अब ये पहला तरीका हो गया आपका एरे क्रिएट करने का। एक और तरीका क्या हो सकता है, np डॉट ए रेंज ना, np डॉट ए रेंज, np डॉट एरे में आप क्या कर रहे थे, सिंपली एक डायरेक्ट पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे थे कि मेरे को इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 से लेकर 10 तक का एक एरे बनाना है, एक कम तक चलेगा तो 11 तक का। ओके, सो जैसे मैं अब एरे 2 को प्रिंट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। सो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक का एरे मेरे पास क्रिएट हो चुका है। ओके, नाउ ए रेंज अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, पाइथन में मैंने आपको पढ़ाया था बिगनर्स में फॉर लूप, राइट। तो फॉर लूप में क्या करते थे, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज आपका जो फंक्शन था वो स्टार्टिंग वैल्यू लेता था, एंडिंग वैल्यू लेता था एंड स्टेप साइज लेता था। सेम आपका ए रेंज काम करता है, एंड एंडिंग वैल्यू से एक कम तक चलता था रेंज, तो सेम आपका ए रेंज भी एक कम तक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 11 लिखा है, तो ये आपको 10 तक की वैल्यूज, मतलब 10 नंबर तक का एरे क्रिएट करके देगा। एंड बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है, 1, ये मैंने आपको फॉर लूप में बताया था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज हो गया 1, बट अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं 2 में। अब आपको सारे मिल जाएंगे ऑड नंबर्स, रन 1 3 5 7 9, तो सारे आपको मिल गए ऑड नंबर्स। सो इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, ए रेंज स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू प्लस 1, जहां पे भी आपको एंड करना है उससे एक ज्यादा लीजिएगा, एंड थर्ड स्टेप साइज। ओके, तो ये आपका ए रेंज के थ्रू एरे क्रिएट करने का एक तरीका हो गया। ओके, ना थर्ड मेथड जो हम यहाँ पे देखेंगे, एरे 3 np डॉट linspace ना, ये काइंड ऑफ सिमिलर है आपके ए रेंज से, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, इसमें भी आप स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग वैल्यू ले रहा हूँ 1, एंडिंग वैल्यू मैं लेता हूँ 5। ओके, एंडिंग वैल्यू मेरा हो गया 5 ना। अब इसके बाद मेरे को इसमें पास करने की नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे को कितनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 5 के बीच में मेरे को कितनी वैल्यूज में इस रेंज को डिवाइड करना है। तो मैं बोल दूंगा 10 में डिवाइड करना है, राइट। अब एरे 3 को प्रिंट करके देखते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा क्या करता है ये ना। इसमें बस एक डिफरेंस आप ये देखिए कि एंडिंग वैल्यू को इंक्लूड करके चलता है, एंडिंग वैल्यू प्लस 1 से एक कम तक नहीं चलता है, राइट। पहला डिफरेंस ए रेंज से। दूसरा ये है कि 1 से 5 तक ये 10 जो है ये स्टेप साइज नहीं है, ये 10 है आपको 1 से 5 के जो इंटरवल है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है आपकी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 1 से, उसके बाद 1.44, उसके बाद 1.88, 2.3, 2.7, 3.2, 3.6, 4.1, 4.5 एंड 5। तो इसने 10 वैल्यूज में आपकी इस रेंज को, 1 से 5 वाली रेंज को डिवाइड कर दिया है, और ये इक्वल रेंज है। यानी अगर आप एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में इक्वल मिलेगा, राइट। दो दो सब्सिक्वेंट टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सब में आपको सेम मिलेगा। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, अगर मैं 100 लिखता तो ये 1 से 5 की रेंज को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता।
5 लिखता तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता। ना ए रेंज और एनपी, ये लिन स्पेस, ये दोनों एक और पैरामीटर लेते हैं डी टाइप, जैसा कि एरे लेता था। तो तीनों में एक कॉमन पैरामीटर होता है डी टाइप, यानी आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट ले रहा है, ये वाला फ्लोट ले रहा है लेन स्पेस, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी में डी टाइप इक्वल्स टू I1 कर देते हैं, लेट्स से रन। सो अब देखिए, अब ये सारे के सारे इंटीजर में आ रहे हैं, राइट। अभी तक क्या आ रहा था, वो फ्लोट में आ रहा था, तब आपको सब के सब इक्वल डिफरेंस में दिख रहे थे, पर अब आपको लग रहा होगा कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बट वो रिपीट एक्चुअली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने उसे इंटीजर में चेंज कर दिया है। तो उसने जो डेसिमल वैल्यू थी वो हटा दी, राइट। आपके पास सिर्फ इंटीजर पार्ट बचा, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, सेम ए रेंज में भी कर सकते हैं, ओके। तो इसको वैसे अगर छोड़ देते हैं, तो फ्लोटिंग में ये एग्जैक्टली नंबर्स को डिवाइड करके आपको दे देगा इक्वल पार्ट्स में, जितने आपको पार्ट्स चाहिए। सो ये डिफरेंस था लिन स्पेस में, ओके। तो लिन स्पेस आपका क्या क्या लेता है, लिन स्पेस स्टार्टिंग वैल्यू, एंड उसके बाद ये आपका एक वैल्यू लेता है एंडिंग वैल्यू, एंड उसके बाद ये आपका लेता है नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके। तो नंबर ऑफ पार्ट जिसमें आपको इस पर्टिकुलर रेंज को डिवाइड करना है, सो ये उसके एंट्री लेता है, ओके। सो ये तीन आपको एंट्रीज की मिल गई। सो ये तीन मेथड मैंने अभी डिस्कस किए यहाँ पे आपके एरेस क्रिएट करने के। पहला एरे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एरे होता क्या है, ओके। डायमेंशंस ऑफ एरे, ओके। सो डायमेंशंस ऑफ एरे मतलब मैंने आपको बताया कि एन डी एरेज की बात करें, एन डायमेंशन एरेज, क्योंकि एन कहाँ से होता है, जीरो से लेकर जहां तक आप जा सकें, राइट। सो एक जीरो डायमेंशन एरे होता कैसा होगा, राइट। सो देखते हैं जीरो डायमेंशन, तो इसे मैं इंडिकेट कर देता हूँ एरे जीरो से, ओके। सो np डॉट एरे कोई भी एक नंबर 20, ये आपका कहलाएगा जीरो डायमेंशन एरे, राइट। एक सिंगल वैल्यू, लिस्ट में सिंगल वैल्यू नहीं, एक ओनली सिंगल वैल्यू को आप कंसिडर करते हैं जीरो डायमेंशन एरे, राइट। ये आप याद रखिएगा। तो जब भी आपको एक सिंगल वैल्यू दिखे विदाउट एनी लिस्ट, तो उसे आप कंसिडर करेंगे जीरो डायमेंशन एरे, राइट। व्हाट अबाउट वन डायमेंशन एरे, np डॉट एरे 1 2 3, तो ये आपका हो गया वन डायमेंशन एरे, ओके। व्हाट अबाउट टू डायमेंशन एरे, तो np डॉट एरे एक आउटर लिस्ट फिर एक इनर लिस्ट 1 2 3 4, ओके। तो ये आपका हो गया टू डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे, राइट, ओके। सो वन डायमेंशन एरे एक लीनियर फैशन में था, टू डायमेंशन एरे आपके मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ओके। अगर आपको मैट्रिक्स का आइडिया नहीं है तो ये ऐसा समझ लीजिए रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, राइट। बिकॉज मैंने एक आउटर लिस्ट क्रिएट की है। अब वीएस कोड में आप देख सकते हैं, आप जब मल्टीपल, इसको आप बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ये भी शायद मैंने कवर कर रखा है। सो नेस्टेड लिस्ट जब बनाते हैं, सो वीएस कोड आपको जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग है मल्टीपल लिस्ट का, अलग अलग लिस्ट का, वो डिफरेंट कलर से शो करता है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं आपको पिंक ब्रैकेट में आउटर लिस्ट दिख रही है, उसके अंदर मैंने दो लिस्ट बनाई है, पहली लिस्ट देन उसके बाद कॉमा सेपरेटेड दूसरी लिस्ट। तो अब ये जो दो लिस्ट है ये एक्चुअली रोज का काम करेंगे, दैट मीन्स ये हो गई आपकी फर्स्ट रो और ये वाली लिस्ट हो गई आपकी सेकेंड रो। सो इस तरीके से ये एक रोज और कॉलम, कॉलम का काम क्या करेंगे, ये जो अंदर की वैल्यूज हैं ये कॉमन कॉलम्स का रोल प्ले करेंगे, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो ये आपको ज्यादा बेटर विजुअलाइज होगा, एरे टू प्रिंट, ओके। सो अब आप देख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिख रहा है, दो रोज दो कॉलम। सो इस तरीके से आपका बनता है 2D मैट्रिक्स, ओके ना। एक और तरीका है, आप चेक कर सकते हैं कि डायमेंशन क्या है यूजिंग एरे जीरो डॉट एंडम,
प्रिंट एरे वन डॉट एंडिम, ओके, प्रिंट एरे टू डॉट एंडिम। एंडिम क्या है? एंड डायमेंशन एक्चुअली एक मेथड है आपके numpy लाइब्रेरी की, जिसके थ्रू आप किसी भी एरे का डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि वो कितनी डायमेंशन का एरे है। ओके, तो यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका एरे जीरो डायमेंशन का है, जैसे मैंने आपको बताया। सिंगल वैल्यू आपको जहां पर भी दिखे वो जीरो डायमेंशन एरे। उसके बाद आपका वन डायमेंशन का है, बिकॉज ये लीनियर एरे, एक ही लिस्ट है लीनियर फैशन में, तो ये वन डायमेंशन एरे हो गया। उसके बाद आपको टू डायमेंशन एरे, ये अभी हमने प्रिंट करके भी देखा तो आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि इसे हम टू डायमेंशन कैसे क्यों बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इस लिस्ट के अंदर भी और लिस्ट बना देते तो ये थ्री डायमेंशन एरे हो जाता। सो डिपेंड करता है कि आप कितने एरेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके, व्हाट इफ मुझे अपनी एरे की डायमेंशंस को चेंज करना हो, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड आती है। फॉर एग्जांपल मैं एरे वन की डायमेंशन को चेंज कर देता हूँ, तो आपके पास एक मेथड आती है, उसको हम बोलते हैं एंडीमिन। आई थिंक यही मेथड है, इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1D एरे से 3D एरे में चेंज करना चाहता हूँ। सो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, सो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ जो आउटपुट है, ये आउटपुट आ जाएगा 032। लेट्स रन दिस कोड, 032। तो अब ये बन चुका है एक 3D एरे। बट कैसे? ये तो 1D एरे है, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे भाई ये 3D हो गया। ओके, सो जैसे मैं एरे वन को प्रिंट करता हूँ, मुझे इसे प्रिंट में डालना पड़ेगा, प्रिंट एरे वन, रन। सो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये एक नेस्टेड लिस्ट जैसा है। सबसे पहले आपकी एक आउटर लिस्ट हो गई, ओके, उसके बाद ये अंदर वाली लिस्ट हो गई, उसके बाद आपकी सबसे अंदर जो लिस्ट है जो आपने ओरिजिनली क्रिएट की थी 1 2 3 की लिस्ट। सो इस तरीके से आप 3 टाइम नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। सो इसीलिए ये बन रहा है 3 डायमेंशनल एरे, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके, सो काइंड ऑफ इसे आप विजुलाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा, ओके ये 3D पैटर्न में तो है। ओके, सो इस तरीके से डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं आप क्रिएट करते वक्त अपने अकॉर्डिंग, राइट। NDMIN ये जो फंक्शन है, इसके थ्रू आप डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। एंड NDIM, ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। NDIM ये जो मेथड है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर एरे की डायमेंशंस क्या क्या है। ओके, सो आई होप आपको ये 0D एरे, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे एंड उनकी डायमेंशंस चेक करना समझ आ गया होगा, कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इंडेक्सिंग। ओके, indexing in arrays. So indexing in arrays, it is same as in lists. Okay, अब आपको याद होगा हमने जब लिस्ट कवर किया था तो मैंने उसमें आपको इंडेक्सिंग बताया था, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, राइट। मैंने आपको बताया कि एरेस क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ लिस्ट, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम है। अदरवाइज बाकी सारी जो प्रॉपर्टी एरेस की वो लिस्ट में भी एप्लीकेबल है, लिस्ट की प्रॉपर्टीज एरे में भी एप्लीकेबल है। तो ऑलमोस्ट जितनी आप प्रॉपर्टीज या जितने भी मेथड्स आप लिस्ट में अप्लाई करते थे, सेम कॉन्सेप्ट आप एरेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस वजह से जैसा आप लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे जीरो बेस्ड, फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया, सेकंड वन, तो उसी तरीके से आप एरे में भी इंडेक्सिंग करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिंपली अभी ये दोनों एरेज को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं डायमेंशंस को फिलहाल चेंज नहीं करता। ओके, रन करते हैं इसको, अभी कुछ नहीं होगा, जस्ट आपके दो एरे क्रिएट हो गए इस ब्लॉक में। ओके, अब मुझे फर्स्ट एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको याद हो लिस्ट में हम कैसे करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट 3 को, तो 3 का इंडेक्स क्या है, 2 है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो 0 1 एंड 2। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ आपके पास आउटपुट आ गया यहाँ पे 3। ओके, सेम जैसा हम लिस्ट में करते थे। अब मल्टी डायमेंशन एरे में मैं आपको एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जितने डायमेंशन का एरे होगा, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उतने नंबर ऑफ वैल्यूज लगेंगे। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
the number of values to access a element is equal to the dimension. ओके ना, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ. जैसे अब ये जो सेकंड एरे है हमारा, एरे 2, ये मैंने आपको क्या बताया था, इट्स अ 2D एरे. तो 2D एरे यानी 2 डायमेंशन एरे. तो अब इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, 2 वैल्यूज. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे 2 को कॉल कर देता हूँ सिर्फ एक ही वैल्यू से, तो क्या आउटपुट होगा, थोड़ा सा सोचिए. आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर आपको आता हो तो. ओके, तो एरे 2 को अगर मैं एक ही वैल्यू से कॉल कर दूंगा तो ये एक्चुअली मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा या फिर एरे रिटर्न करेगा, जैसा भी आप बोले. सी, ये मुझे एक एरे रिटर्न कर रहा है 3,4 का. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये जो आपकी मेन लिस्ट है उसके अंदर 2 लिस्ट आ रही है. तो ये 2 लिस्ट एक्चुअली उसके लिए एलिमेंट्स जैसी हुई, राइट. फर्स्ट लिस्ट उसका फर्स्ट एलिमेंट हुई, सेकेंड लिस्ट उसका सेकेंड एलिमेंट हुई, राइट. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. बिकॉज ये समझ लीजिए ये जो आउटर लिस्ट है आपकी, ये अंदर 2 लिस्ट को होल्ड करके रख रही है. तो वो जो 2 लिस्ट है अंदर, वो उसके एलिमेंट की तरह एक्ट करेंगी, राइट. तो जैसे ही मैंने बोला कि एरे 2 का 1 मेरे को आउटपुट करके दो, तो ये सबसे पहले आया ये वाली जो लिस्ट है फर्स्ट आपकी 1 2 की, ये कौन से इंडेक्स पे हुई, 0 पे. सेकेंड लिस्ट आपकी कौन से इंडेक्स पे हुई, 1 पे. तो जैसे मैंने एरे 2 का 1 कॉल किया, इसने मुझे ये लिस्ट उठा के दे दी. बट मैंने आपको क्या बोला, एक पर्टिकुलर अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है किसी भी डायमेंशन के एरे में, तो उतने नंबर ऑफ आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है. अब ये 2D एरे है तो मुझे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल मुझे 3 को एक्सेस करना है. 3, अभी मैं 1 से कहाँ पहुंच रहा था, इस वाली लिस्ट में. अब इस वाली लिस्ट का मेरे को कौन सा एलिमेंट, कौन से इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है, 0th, बिकॉज 3 इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है, 0th पोजिशन पे. तो मैं यहाँ पास कर दूंगा 0. नाउ अब अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 3. ओके, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, राइट. ना एक और चीज इसमें हम लोग जो कर सकते हैं, ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिएगा कि जितने डायमेंशन का एरे है आपको उतनी वैल्यू लगेंगी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसमें से एक्सेस करने के लिए, राइट. अब इसके बाद आप स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं. स्लाइसिंग आपको याद होगा, मैंने कवर कर रखा है लिस्ट के कॉन्सेप्ट में कि कैसे हम एक लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक लिस्ट में से. अभी जैसे हम पर्टिकुलर एलिमेंट को कर रहे हैं, वैसे एक पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हमें करना हो तो कैसे स्लाइस करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल मैं आउटर लिस्ट में से 0 से लेकर 1 तक एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ. ओके, एंड इस पोर्शन में ओके 0 ही रहने देते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं 0 से लेकर 1 तक. नाउ आपको याद होगा स्लाइसिंग में एक कम तक चलता है. दैट मीन्स ये 0 से लेकर 0 तक ही चलेगा, यानी सिर्फ 0th वैल्यू ही एक्सट्रैक्ट होगी. तो 0th वैल्यू क्या है आपकी 1,2, एंड उसका भी मैं कौन सा एक्सेस कर रहा हूँ, 0. तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, एरे ऑफ 1, आपको आउटपुट मिल गया, राइट. सो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस करते हैं. ओके, वही अगर आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ देता. ओके, आई डोंट केयर, यहाँ पे दोनों मैंने ब्लैंक छोड़ दिए. अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होगा, अगर आपने मेरे वो स्लाइसिंग का वीडियो देखा है तो आपको ये आंसर आता होगा. ओके, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे. तो इस केस में अगर मैं इसे रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है पाइथन में, 0. बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या होती है, साइज ऑफ द लिस्ट, राइट. तो साइज ऑफ द लिस्ट क्या है यहाँ पे 2 है. तो एंडिंग वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. तो ये दोनों ही लिस्ट को कंसिडर करेगा यहाँ पे. इस केस में ये तो क्लियर हो गया. ओके, एंड दोनों ही लिस्ट के आपको 0th वैल्यू आउटपुट करके दे देगा. तो 1 and 3, बिकॉज फर्स्ट लिस्ट का 0th पोजिशन पे कौन सा है 1, सेकेंड लिस्ट के 0th पोजिशन पे कौन सा है 3. ओके, ना एक और पैरामीटर आप दे सकते हैं स्टेप साइज. अगर आपको याद हो स्टेप साइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टेप साइज 2 देता हूँ, वैसे इसका कोई मीनिंग है नहीं बिकॉज यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है. स्टेप साइज 2 अगर मैं देता हूँ तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये फर्स्ट लिस्ट को ही एक्सेस कर पाएगा. उसके बाद जैसे ही स्टेप साइज में इस वाली लिस्ट को स्किप करेगा, आगे कोई लिस्ट
है ही नहीं, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ इसी लिस्ट को एक्सेस करेगा। हाँ, अगर आप मल्टीपल लिस्ट और इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं तो फिर ये आप स्टेप साइज 2 देके कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 1 सी। ओके। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को या तो पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने एरेज में से यूजिंग इंडेक्स और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप अपने एलिमेंट्स को या फिर रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एरेज में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, बट उससे पहले शायद मैंने आपको ऊपर एस टाइप फंक्शन नहीं बताया, राइट। जहाँ पे ओके, यहाँ पे जब हम लोग एरेज बना रहे थे तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसका डेटा टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे आप डी टाइप जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो पास कर सकते हैं, डी टाइप, और इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, राइट। I1 फॉर एग्जाम्पल। बट ये क्या होगा, ये सेम एरे में यानी एरे 1 में ही इसका डेटा टाइप को चेंज कर देगा, राइट। इसकी जगह आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि है आपका np डॉट एज टाइप, एज ओ सॉरी एरे 1 डॉट एज टाइप। इसके बाद आपको क्या करना है, एरे 1 डॉट एज टाइप, तो आपको इसको किस टाइप में चेंज करना है वो आपको पास करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट में, मेरे को चेंज कर देना है इसको, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब मेरे पास जो आएगा वो एक नया एरे होगा, तो न्यू एरे, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा न्यू एरे को, रन। तो अब देखिए ये जो मेरे पास एरे है, एरे 1, ये फ्लोटिंग वैल्यू में आ रहा है, 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आ रहा है ना, डेसिमल फॉर्मेट में, राइट। बट अभी आपको इसको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रिंट एरे 1 एंड प्रिंट न्यू एरे। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। ओके, सो आपको आउटपुट में डिफरेंस दिख रहा होगा, एरे 1 आपका अभी भी इंटीजर फॉर्मेट में है एंड न्यू एरे आपका फ्लोटिंग फॉर्मेट में है, राइट। तो एस टाइप और डी टाइप में फर्क ये है कि डी टाइप को आप पास करते हैं जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं एरे को, एंड डी टाइप आपके ओरिजिनल एरे के ही डेटा टाइप को चेंज कर देता है, राइट। बट एस टाइप क्या करता है, एस टाइप रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द एरे, राइट। ये एक नई कॉपी आपको क्रिएट करके देता है एस टाइप फंक्शन विथ डिफरेंट डेटा टाइप जो आपने अप्लाई किया है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट अप्लाई किया तो ये मुझे कॉपी बना के देगा उस एरे की जिसमें डेटा टाइप वो होगा जिसमें मैंने चेंज किया है, राइट। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके जैसे एरे में अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं एंड आप उसे इंटीजर में चेंज कर रहे हैं तो आपको एरर जनरेट करके देगा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, आप एस्काई वैल्यूज में कर सकते हैं, बट अगर आप एक इंटीजर या स्ट्रिंग को, सॉरी, एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एरर देगा नंपाई, राइट। तो वो आपको याद रखना है। ओके, तो आपको डेटा टाइप और एस टाइप में फर्क समझ आया होगा। डी टाइप में जब आप चेंज करते हैं तो आपके सेम एरे में चेंजेस होते हैं ओरिजिनल एरे में। एस टाइप जब आप करते हैं तो आपको एक नई कॉपी रिटर्न होती है एरे की विद अ डिफरेंट डेटा टाइप। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसी से मुझे एक और कॉन्सेप्ट याद आया, कॉपी एंड व्यू। ओके, सो कॉपी एंड व्यू इन एरेज। now कॉपी एंड व्यूज इन एरेज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एस टाइप क्या करता है, कॉपी रिटर्न करता है। तो कॉपी क्या होती है, कॉपी इज एन independent new array and view is a reference
रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल एरे। ओके, इससे मेरा मतलब क्या है ये अभी हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, np.array 1 2 3। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक न्यू एरे बना लेता हूँ, न्यू एरे इक्वल्स टू एरे डॉट कॉपी। ओके, एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक व्यू एरे इक्वल्स टू एरे डॉट व्यू। कॉपी और व्यू एक्चुअली फंक्शंस हैं, तो कॉपी फंक्शन क्या करेगा, ऑफ कोर्स कॉपी creates the copy of original array। okay, and on the other hand आपका view क्या करेगा, creates a reference to the original array। okay, अब इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं, हो सकता है कोई डिफरेंस हमें पता चल जाए। अभी तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, राइट? तो इनको प्रिंट करके देखते हैं। न्यू एरे प्रिंट व्यू एरे, सो लेट्स प्रिंट दिस। और एट द सेम टाइम में यहाँ पे प्रिंट एरे, तीनों को ही प्रिंट करके देखते हैं ना डिफरेंस क्या है। तो मैंने तीनों को प्रिंट किया है, तीनों आउटपुट सेम दे रहे हैं। ओके, एरे भी आउटपुट सेम दे रहा है, कॉपी तो एक्चुअली उसका कॉपी है तो ऑफकोर्स उसको तो सेम आउटपुट देना ही था, व्यू भी सेम आउटपुट दे रहा है। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या हुआ भैया, राइट? तो डिफरेंस ये है कि जब आप कॉपी करते हैं, राइट, कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपको एक नया एरे बना के दे रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है आपके ओरिजिनल एरे से। कैसे, अभी आपको बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं न्यू एरे का 0th पोजीशन को मेरे को करना है फॉर एग्जांपल 30, मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके 30 कर दी। अब अगर मैं रन करता हूँ कोड को, तो आप देखेंगे सिर्फ न्यू एरे में चेंजेस हुए हैं, बाकी दोनों एरे सेम है, राइट? तो ये पहला डिफरेंस। कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट नया एरे क्रिएट करके देता है, कॉपी होता है ओरिजिनल की, बट उसके बाद आप कॉपी में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप ओरिजिनल में कोई चेंजेस करेंगे वो कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो कॉपी की प्रॉपर्टी समझ आई, अब व्यू की देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्यू एरे का फर्स्ट पोजीशन को मैं कर देता हूँ 20। अब इस कोड को रन करते हैं। ओके, तो अब देख रहे हैं कि व्यू एरे में तो चेंजेस हुए हैं, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ गई वैल्यू, बट ओरिजिनल एरे में भी फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ गई वैल्यू। ओह, ये क्या हो रहा है? तो क्या होता है, आपका व्यू जो है एक्चुअली समझ लीजिए वो एक बस एक तरीका है आपके देखने का, मतलब ओरिजिनल एरे ही है, उसका रेफरेंस है। रेफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गूगल मैप्स, कई सारी आजकल एप्लीकेशंस में, जैसे आपका स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एपीआई यूज करते हैं जो कि रेफरेंस है आपकी ओरिजिनल गूगल मैप्स की, राइट? तो वो उसका रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चेंज, फॉर एग्जांपल किसी लोकेलिटी का नेम चेंज हो जाता है एंड गूगल मैप ने उसे अपडेट कर दिया अपने सर्वर में, तो वो जो चेंज है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? सो इस तरीके से आपके रेफरेंस काम करते हैं। और अगर बेटर, अगर आपने C++ पढ़ा होगा, आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो उसमें जैसे पॉइंटर्स रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही ये चीज है, राइट? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस समझ जाइए कि व्यू और कॉपी, व्यू एंड ओरिजिनल सॉरी व्यू एंड ओरिजिनल जो आपका एरे है उसमें ये रिलेशन है कि अगर आप कोई भी चेंजेस ओरिजिनल एरे में बनाते हैं तो सारे चेंजेस आपके व्यू में होंगे, कोई भी चेंजेस आप व्यू में बनाते हैं तो वो सारे चेंजेस आपको ओरिजिनल एरे में भी दिखेंगे, राइट? ऑन दी अदर हैंड कॉपी में और आपके ओरिजिनल एरे में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। दैट मीन्स एक बार आपने कॉपी बना दी, अब वो दोनों डिफरेंट एरेज हैं, राइट? अब कोई भी चेंजेस आप कॉपी में करेंगे वो ओरिजिनल में नहीं जाएंगे, सिमिलरली ओरिजिनल में करेंगे तो वो कॉपी में नहीं आएंगे। बट अपोजिट है व्यू में, दोनों के चेंजेस इंटरलिंक्ड है, आप किसी भी एक में चेंज कीजिए वो दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, ओरिजिनल में भी व्यू में भी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था आपके कॉपीड एंड व्यू एरेस का। ओके, सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कॉपी एरे एंड व्यू एरे दोनों हम क्यों क्रिएट करते हैं, दोनों कैसे अलग अलग है, राइट? ओके,
एक और तरीका है, आप चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरे जो है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई एरे दे दिया एक बड़े से कोड में ना, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये मैंने जो आपको एरे दिया है वो किसी एरे का रेफरेंस तो नहीं है, यानी व्यू तो नहीं है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो सिंपली मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे को व्यू एरे को चेक करना है कि ये किसी का रेफरेंस तो नहीं है या व्यू तो नहीं है। तो मैं इसको सिंपली, एक मेथड है मेरे पास बेस, व्यू एरे डॉट बेस को आप प्रिंट करके देख लीजिए। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, हाँ सॉरी, व्यू एरे डॉट बेस को मैं जब रन करूंगा तो एक्चुअली वो ओरिजिनल एरे मेरे को प्रिंट करके देगा कि जिसको वो रेफरेंस ले रहा है, राइट। तो इस केस में ओरिजिनल एरे आपका 123 यानी वो व्यू के सेम ही रहेगा ना, राइट। तो इसीलिए ये आपको वो रेफरेंस करके दे रहा है कि मैं इसको रिफर कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको कोई एरे आउटपुट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर एरे आपको दिया गया है वो एक व्यू है जो किसी को रेफरेंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम बेस मेथड अप्लाई करूं अपने कॉपीड एरे में, तो आपको आउटपुट मिलेगा नन, बिकॉज कॉपीड एरे तो किसी को रेफरेंस ले ही नहीं रहा। सी, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है नन। ओके, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरे किसी को रेफरेंस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। ओके ओके, सो दैट्स ऑल आपका कॉपी एंड व्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग एरेस की डिस्कस करने वाले हैं वो है शेप ऑफ एरे। शेप ऑफ एन एरे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पुराने कोड की हेल्प लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं अपने दो एरे, कंट्रोल सी, एंड उन्हीं एरेस को हम वापस से यहाँ पे कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। अब हमें शेप पता करनी है दोनों एरेस के, तो वो हम कैसे करेंगे? मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एरे 1 डॉट शेप, प्रिंट एरे 2 डॉट शेप, राइट। रन करेंगे कोड को, तो एरे 1 का शेप आपको बता रहा है 3, एरे 2 का शेप आपको बता रहा है 2,2। तो अब आपको एक और चीज यहाँ पे नोटिस हो गई शेप के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उतने नंबर ऑफ वैल्यूज लगेंगी जितने डायमेंशन का वो एरे है। तो सेम चीज शेप के साथ क्या है, जितनी डायमेंशन का आपका एरे है, ओके, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज इन शेप टपल, राइट ना। ये एक टपल ही तो है। टपल्स आपको अगर याद होगा, हमने बिगिनर सीरीज में कवर कर रखा है। टपल हम कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस के थ्रू इंडिकेट करते हैं। तो ये एक टपल हो गया, राइट। तो टपल में जितनी वैल्यूज हैं, ओके, वो आपको इंडिकेट करती है कि कितनी डायमेंशन का आपका एरे है। तो सिंस मेरी जो पहली टपल है उसमें एक ही वैल्यू है 3, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि 1 डायमेंशन का एरे है जिसमें 3 वैल्यूज हैं। अब दूसरे केस में चलते हैं, तो दूसरे केस में ये मुझे बोल रहा है कि ये 2 डायमेंशन का एरे है, बिकॉज इसमें 2 वैल्यूज लग रही है इसे बताने के लिए, शेप टपल की 2,2। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि आउटर मोस्ट जो आपकी लिस्ट है, ओके, ये आउटर मोस्ट आपका जो एरे है वो 2 वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। चेक करते हैं, तो ये जो पिंक स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो मेरा आउटर मोस्ट एरे हो गया। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? आप बोलेंगे 4, नो, इसके अंदर 2 वैल्यूज आ रही है। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। इसके अंदर 2 वैल्यूज आ रही हैं। वो 2 क्या है? 2 एरेज हैं। एक ये 1,2 का एरे है जो आपको ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट से दिख रहा है, और एक ये 3,4 का एरे है जो आपको ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट से दिख रहा है। तो ये 2 वैल्यूज इस आउटर मोस्ट एरे के अंदर आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये 2, यानी आउटर मोस्ट आपका कितना वैल्यू होल्ड करके रखा है? 2 वैल्यूज। उसके बाद अब ये पर्टिकुलर अंदर वाले एरेस की बात कर रहा है कि अंदर वाले एरेस कितनी वैल्यूज होल्ड करके रखे हैं। तो एक अंदर वाला जो एरे है वो कितना होल्ड करके रखा है? 2 वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 1,2 और यहाँ पे 3,4। तो ये इंडिकेट कर रहा है 2। तो इस तरीके से आपका साइज जो है वो शेप जो है वो डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज जो होल्ड करके रखी जा रही हैं आपके एरे के द्वारा, राइट।
ऐसे अगर ये 3D होता तो 3 वैल्यूज लगती। सबसे पहले आउटर मोस्ट एरे को देखा जाता कि वो कितनी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, उसके बाद अंदर वाला एरे देखा जाता वो कितनी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, उसके बाद उसके अंदर वाला देखा जाता कि वो कितनी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। तो ऐसे जाते जाता आपका फ्लो, राइट। तो शेप टपल को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो शेप टपल को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब ये शेप टपल को समझ जाएंगे तो शेप टपल की हेल्प से आप रीशेपिंग भी आसानी से कर पाएंगे। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रीशेपिंग? तो रीशेपिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं। रीशेपिंग एन एरे। ओके, तो फॉर एग्जांपल array equals to np dot array 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये जो आपके पास सामने एक एरे है, ये 1D एरे है, राइट। इट्स अ 1 डायमेंशनल एरे, बट मुझे अब इसे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल एक 2D एरे में चेंज करना है, रीशेप करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज रीशेपिंग की हेल्प से? अब वो कैसे होगा? एरे डॉट रीशेप, जैसे एरे डॉट शेप फंक्शन आपको क्या बताता है? शेप ऑफ द एरे। एरे डॉट रीशेप क्या करके देगा? उस एरे को रीशेप करके देगा। ओके, अब मैं अगर इसे रीशेप करता हूं तो फॉर एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इसे कैसे रीशेप करना है, राइट। अभी ये 1D एरे है ऑफ 8 एलिमेंट्स, तो मैं बोलूंगा कि मुझे इसको रीशेप करके दे दीजिए आप 4 रोज एंड 2 कॉलम्स में। ओके, एंड अब इसे करते हैं हम लोग रन। तो ये आपको एक्चुअली ये जो एरे डॉट रीशेप है, ये फंक्शन रिटर्न्स द व्यू ऑफ द ओरिजिनल एरे। एक व्यू रिटर्न करता है, बट उसका शेप जो है वो डिफरेंट होता है। वो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पता किए कि ये व्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं। ओके, अभी हम समझते हैं कि इसका आउटपुट आया कैसे। तो मैंने आपको बोला कि 4 रोज और 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दीजिए। तो यानी मैं बोल रहा हूँ एक और चीज, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा हो तो इससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी 4 रोज और 2 कॉलम्स, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ 8 एलिमेंट्स में तोड़ने की, यानी 8 पोजीशन भी बन सकते हैं, 4 क्रॉस 2 8। तो 8 एलिमेंट्स में स्टोर कर सकता हूँ, और टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे? 8। तो आपको रीशेप ऐसे करना है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहे। अगर वो नहीं होता है तो आपको numpy एक एरर थ्रो करेगा। ओके, तो अभी हमारे सेम है, ओरिजिनल एरे में भी 8 थे और रीशेप करने के बाद भी मैं 8 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता हूँ, तो रीशेपिंग पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। तो अब हुआ कैसे? तो अभी इसे चेंज कर देगा 4 रोज में और 2 कॉलम में। तो 4 रोज में चेंज करने के लिए क्या करेगा? ये दो दो के पेयर बना लेगा, दो दो के पेयर बना के 4 रोज बना देगा, जैसा कि इसने यहाँ पे किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दो दो की इसने पेयर बना दी। ओके, ये पहला तरीका हो गया समझने का। अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि शेप टपल क्या इंडिकेट करता है। शेप टपल आपको बताता है कि पहले तो कितने डायमेंशन का एरिया है। तो शेप टपल यहाँ पे जब मैंने रीशेप किया, 2 वैल्यूज पास की, दैट मीन्स डेफिनेटली मैं इसको तोड़ने वाला हूँ 2D एरे में। अगर मैं 3 वैल्यूज पास करता तो मैं 3D वैल्यू में तोड़ रहा होता अपने एरे को, या चेंज कर रहा होता, रीशेप कर रहा होता। ओके, तो ये शेप टपल के अब जो प्रोसीजर है या जो कॉन्सेप्ट है शेप टपल का, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो शेप टपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 वैल्यू पास की, यानी मैं इसे 2 डायमेंशन एरे में तोड़ना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक आउटर लिस्ट बना लेते हैं। ये बन गई मेरी आउटर लिस्ट। अब आउटर लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? 4 वैल्यूज होनी चाहिए। ये आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि पहला क्या इंडिकेट करता है कि आउटर मोस्ट टपल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो 4 वैल्यूज, वो 4 वैल्यूज यहाँ पे 4 लिस्ट हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये मुझे बोल रहा है कि हर एक लिस्ट के अंदर, ये जो अंदर वाली लिस्ट है, हर एक लिस्ट उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? हर एक के अंदर 2 वैल्यूज हैं। तो अब लाइन से यहां से दो दो वैल्यूज उठा के इनमें डालते जाइए। 1, 2, 3, 4,
5,6, 7, 7,8। तो ये लीजिए, अब आप शेप के कॉन्सेप्ट से आराम से आपने पता लगा लिया कि कैसे ये जो लिस्ट है वो रीशेप हुआ होगा। ओके, सो इस तरीके से आप रीशेपिंग कर सकते हैं। आपको बस शेप टपल कैसे शेप टपल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आप रीशेपिंग कर सकते हैं जैसे भी आपको बोला जाए। ओके, फॉर एग्जांपल आप इसको 2,4 भी कर सकते थे, तो उसमें क्या हो जाता, फॉर एग्जांपल मुझे 2,4 में करना होता, तो आउटर मोस्ट के अंदर कितनी लिस्ट होती, 2 लिस्ट होती सिर्फ। और 4 बोला गया है तो हर एक लिस्ट में कितने एलिमेंट होते, 4, तो 1 2 3 4, और इसमें हो जाएगा आपका 5 6 7 8। सो ये हो गया आपका 2x4, और ये हो गया आपका 4x2। ओके, या आप रीशेप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। अभी एक 3D एरे में चेंज हो जाएगा, रन करके देखते हैं। सो अब आप देखिए 3D एरे में चेंज हो चुका है, राइट। नहीं, 2 2 2 कैसे आया, ये अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने इसे बोला कि वही शेप टपल के कॉन्सेप्ट से ही समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आप बनाइए एक आउटर मोस्ट टपल, उसके अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या इंडिकेट करिए, आउटर मोस्ट टपल के अंदर 2 वैल्यूज हैं, तो 2 लिस्ट बना लीजिए, 1 2। अब ये दूसरी वैल्यू क्या बता रही है कि हर एक ये जो आपने अंदर वाली लिस्ट बनाई है उसके अंदर 2 और लिस्ट हैं। ओके, ये हो गया, और इसके अंदर भी 2 और लिस्ट हैं। ओके, अब ये जो आखिरी वैल्यू वो क्या बता रही है कि सबसे अंदर वाली जो आपकी लिस्ट है, जो थर्ड लिस्ट है, उस हर एक लिस्ट के अंदर 2 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब 2 2 एलिमेंट्स को लाइन से डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। यहाँ जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो सेम आउटपुट आपको ये रहा आ गया। ओके, तो आप रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट, शेप टपल अगर आपको समझ आ गया तो आपको रीशेपिंग समझ में आ गया, राइट। कैसे हम लोग रीशेप कर सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको 3x3 में 3D एरे में तो चेंज कर दीजिए, 2D में चेंज कीजिए, 5D में चेंज कीजिए। अगर आपको शेप टपल का कॉन्सेप्ट पता है एंड आप उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं रीशेप करने के बाद जितने ओरिजिनल में है, जैसे इसमें 8 ही एलिमेंट है ना, मैंने 3D में तोड़ा, 2D में तोड़ा, और जैसे भी तोड़ा सब में 8 एलिमेंट्स की ही जगह है, राइट, बिकॉज ओरिजिनल एरे में 8 एलिमेंट्स थे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो फिर आपकी रीशेपिंग पॉसिबल है, राइट। तो पहला आप शेपिंग टपल आपको समझना है, मैंने अभी अभी समझाया आपको। अगर समझ नहीं आया तो आप उसे दोबारा से चेक कर सकते हैं, राइट, कि शेपिंग ऑफ टपल हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको रीशेपिंग में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो रीशेपिंग हो गया ना। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा रीशेपिंग रीशेपिंग के बाद, वो है ब्रॉडकास्टिंग का। ओके, अब आप सोचेंगे ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से आ गई, ब्रॉडकास्टिंग तो कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक जरूर है, बट ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे हम लोग नेटवर्क के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग जैसे मल्टीपल जगहों पे ब्रॉडकास्ट कर देना इन्फॉर्मेशन, वो वाले ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग इन एरेज। तो ब्रॉडकास्टिंग इन एरेज का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, एक एरे में एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइट। एक एरे में मुझे एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब वो एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मे बी हो सकता है मुझे एडिशन परफॉर्म करना हो, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, या कुछ भी परफॉर्म करना हो, राइट। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि मैं किन दो एरेज के बीच में एडिशन या एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स पहले लिख लेते हैं। रूल्स रूल्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग है क्या। तो पहला रूल जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग का, वो बोलता है कि साइज ऑफ ईच डायमेंशन शुड बी सेम।
एंड दूसरा रूल आपका बोलता है कि साइज ऑफ वन ऑफ द डायमेंशन शुड बी 1। ये आपके ब्रॉडकास्टिंग के दो रूल हैं। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कीजिए मेरे पास दो एरे हैं, एरे 1 एंड पी डॉट एरे और 1 2 3, और यहाँ पे मेरे पास है एरे 2 एंड पी डॉट एरे 4 5 6, सॉरी 4 5 6। ओके, अब ब्रॉडकास्टिंग मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में एरिथमेटिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन करना चाहूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एरे 1 प्लस एरे 2। अगर ये करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है कि नहीं। सिंपली ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, वैसे ये मीनिंग नहीं है, बट अभी के लिए हम सोच के चलते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं, राइट। तो ये अभी पॉसिबल है कि नहीं, तो ब्रॉडकास्टिंग के रूल के अकॉर्डिंग देखिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ब्रॉडकास्टिंग का रूल क्या बोल रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग का हमें रूल बोलता है कि साइज ऑफ ईच डायमेंशन शुड बी सेम। तो इसका डायमेंशन देखते हैं, फर्स्ट वाले का 1 डायमेंशन है, इसका डायमेंशन देखते हैं 1 डायमेंशन है, करेक्ट। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, राइट। तो ऑफ कोर्स ये ऐड हो जाना चाहिए, तो रन करके देखते हैं। तो ये आपके पास ऐड होके आ चुका है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 1 4 के साथ ऐड हो गया, 2 5 के साथ ऐड हो गया, एंड 3 जो है आपका वो 6 के साथ ऐड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। बट व्हाट इफ इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं या डायमेंशंस है या आप साइज बोल सकते हैं, वो चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज कर दूं 2। अब अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूं तो आपके पास एक एरर आ गया। ऑपरेंड्स, यहाँ पे एरर पड़ी है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 3 एंड 2। अभी शेप का मीनिंग क्या है अभी बताते हैं। प्रिंट एरे 1 डॉट शेप, प्रिंट एरे 2 डॉट शेप। ओके, तो ये दोनों के शेप जब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो एरे 1 का शेप आ रहा है 3, शेप टपल आ रहा है 3। दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट जो सबसे पहला ये 1 डायमेंशन है क्योंकि एक ही एलिमेंट लग रहा है शेप टपल को डिफाइन करने के लिए, एंड उसमें भी 3 एलिमेंट आ रहे हैं, आउटर मोस्ट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। सेकंड में आउटर मोस्ट में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एंड 5। ओके, ना इसके अलावा 3 और रूल्स हैं आपके, या उसको सब रूल्स, कि if two arrays differ in number of dimensions, the shape of the one with fewer dimension is padded with 1 in the left, right। जिसके शेप में, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इन दोनों का शेप क्या है, डायमेंशन क्या है, सेम है। ओके, तो अब इनकी जब डायमेंशन सेम है तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, डायमेंशन अगर सेम है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों इक्वल है। इसमें 3 है, वैल्यू वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें वैल्यू क्या है 3 है, इसमें वैल्यू क्या है 2 है, डायमेंशन इक्वल थी, राइट। तो अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, दोनों की वैल्यू क्या है अलग अलग है। वैल्यूज अलग अलग है इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, और दोनों में से कोई एक भी अगर 1 होता तो ये पॉसिबल हो जाता, राइट। बट अभी क्या है, एक 3 है एक 2 है, कोई भी 1 के इक्विवेलेंट नहीं है, जैसा कि हमारा सेकंड रूल बोल रहा है। इफ द शेप ऑफ द टू एरे डज नॉट मैच, जैसा कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, एक का शेप है 3 एक का शेप है 2, तो मैच नहीं हो रहा है। तो द एरे विथ शेप इक्वल टू 1 इन दैट डायमेंशन इज स्ट्रेच्ड टू मैच द अदर शेप। यानी अभी वो आप स्ट्रेचिंग मत समझिए, स्ट्रेच एक्चुअली क्या होता है, जिसका भी 1 होता है ना वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई इन द सेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए तो समझिए कि इन दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। तो ना ये रूल 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना ये रूल 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों में जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ एरे 1 डॉट एरे 2, तो ये मुझे रेज कर रहा है एरर, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट पॉसिबल नहीं है।
बट अदर हैंड अगर मैं क्या करूं, इसको मैं 4 पे रहने देता हूं, सिर्फ एक एलिमेंट। अब अगर मैं इन दोनों का शेप, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं एंड इन दोनों का शेप देखूं, तो अब एक का शेप है 3, एक का शेप है 1, तो दोनों का जो शेप है वो अलग अलग है, तो रूल 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। मतलब रूल 1 सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों में डायमेंशन सेम है, बट ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, राइट, एक की 3 एक की 1। बट रूल 2 सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि बोल रहा है कि अगर किसी भी एक की 1 है तो वो स्ट्रेच हो जाएगा एंड आपका फिर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपन। तो अब परफॉर्म करके देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। एरे 1 प्लस एरे 2 क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। आपका आंसर आ रहा है 5 6 7। दैट मीन्स 4 आपका 1 से भी ऐड हो रहा है, 2 से भी ऐड हो रहा है, 3 से भी ऐड हो रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि जिसका 1 था, मैं स्ट्रेचिंग की जो बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर स्ट्रेच, और इसी को स्ट्रेचिंग को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये एरे दिखेगा नंपाई को, या जो नंपाई इसको ऐसे देखेगा 4,4,4। ओके, तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, अगर ये ऐसे देखेगा तो इसका साइज क्या हो गया, इसका शेप क्या हो गया, सॉरी, शेप इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 3। तो अब दोनों का शेप क्या हो गया, इक्वल हो गया। शेप इक्वल हो गया तो क्या हो गया, अब ये डायरेक्ट एडिशन कर देगा बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू, या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग। ओके, आपको ब्रॉडकास्टिंग के रूल समझ आए कि किस एरे को आप ऐड कर सकते हैं, किसको नहीं, राइट। अब ये तो हो गया एरे विथ सेम डायमेंशन, दोनों की 1 डायमेंशन थे दोनों। व्हाट इफ मैं अब एरे को लूं डिफरेंट डायमेंशंस में। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2D एरे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये अब मेरे पास हो गया 2D एरे। इसको फिर से कमेंट आउट कर देते हैं और इन दोनों का सबसे पहले शेप देखते हैं। तो अब इसको देखिए, ये 2,3 है और ये 1, मतलब 1 ही है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। तो अब अगर मैं इसमें एडिशन परफॉर्म करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल होगा? तो माय आंसर इज, रूल्स को देखते हैं। तो रूल्स क्या बोल रहे हैं आपको, इफ टू आर डिफरेंट नंबर ऑफ डायमेंशन, यानी अगर दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं, तो द शेप ऑफ द वन विथ फ्यूअर डायमेंशन इज पैडेड विथ 1 इन लेफ्ट साइड। तो जिसकी डायमेंशन कम है उसके लेफ्ट साइड में आपको 1 ऐड कर देना है। दैट मीन्स एरे 2 के शेप में 1 है, ये है अभी टपल, तो ये हो जाएगा इक्वल ऐसा, यानी लेफ्ट में आपने एक 1 ऐड कर दिया। ओके, तो अब लेफ्ट में 1 ऐड करने का दिया, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो अब आपको कंपेयर करना है इसमें एंड 2,3 में। ओके, तो फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई हो गया, दोनों की डायमेंशन सेम हो गई क्योंकि आपने 1 ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। कितने नंबर ऑफ 1 ऐड किए? जितने आपको रिक्वायर्ड थे दोनों की डायमेंशन इक्वल करने के। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज होती तो आप यहाँ पे 2 1 ऐड करते। ये चीज और याद रखनी है आपको, राइट। अब आपको चेक करना है सेकेंड रूल, इफ द शेप ऑफ द टू एरे डज नॉट मैच, राइट। मतलब दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट है कि नहीं, 3 1 अलग अलग है, 2 1 अलग अलग है। बट एक और इसका सपोर्टिंग क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक भी इक्वल टू 1 है, इन दैट केस डायमेंशन इज स्ट्रेच्ड टू मैच अदर शेप। तो इस केस में मतलब एडिशन पॉसिबल होगा। इसको रन करके देखते हैं। सो अब आपका देखिए फोर्स जो है वो सारी वैल्यू से ऐड हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रॉडकास्टिंग एक्चुअली होता क्या है। तो अभी एक्चुअली क्या हो रही है, जो 4 है ये 4 को नमपाई एज्यूम कर रहा होगा एक 2x2 एरे जिसमें सारी वैल्यूज 4 हैं, तो उसे वो ब्रॉड कर दे रहा है, स्ट्रेच कर दे रहा है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, राइट। मतलब नमपाई अपने एरे को ऐसे विजुलाइज करता है, ऐसे देखता है कि वो उसे ब्रॉडर वे में देखता है, स्ट्रेच्ड वे में, ताकि एक बड़े एरे को एक छोटे एरे के साथ एडिशन करवाया जा सके, राइट। और उसके लिए रूल्स मैंने आपको बता दिए, क्या क्या रूल्स हैं आपको चेक करने हैं। ओके, तो ये रूल्स के बेसिस पे अगर ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी दो एरेज, तो उनके बीच में आप एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, राइट। अदरवाइज आप नहीं कर सकते।
ओके, तो फिर से मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। अगर दोनों के डायमेंशंस अलग है तो जिसमें कम डायमेंशंस है आपको उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड करते जाना है। कितने 1 ऐड करने हैं? जब तक दोनों के डायमेंशन इक्वल ना हो जाए। ओके, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब डायमेंशन से इक्वल हो गए तो आपको चेक करना है कि दोनों के जो शेप टपल है, जो शेप टपल अब बने ना नए डायमेंशंस जब आपने चेंज कर दिए, तो जो शेप टपल बने उसमें क्या डायमेंशंस जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगर इक्वल नहीं है तो दोनों में से कोई एक भी 1 है कि नहीं। ओके, अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो दोनों में अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो रही है हर एक केस में हर एक वैल्यू के लिए तो फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल है। ओके, ओके, सो आई होप आपको ब्रॉडकास्टिंग समझ आ गया होगा कि कैसे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एंड ब्रॉडकास्टिंग का यूज क्या है। ओके, इसकी हेल्प से आप डिफरेंट शेप के एरेज को ऐड कर सकते हैं और उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि किस केस में आपके पास एरर आएगा एंड किस केस में एरर नहीं आएगा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ओके, सो आई होप आपको ब्रॉडकास्टिंग समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत इजी। स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगता है तो अगर आप इसे एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, राइट। ओके, सो इसके बाद अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ब्रॉडकास्टिंग के बाद अ, हम लोग देखते हैं कि एरे में हम लोग आइट्रेट कैसे करते हैं। आइट्रेटिंग द वैल्यूज इन एन एरे। तो वैल्यूज को आइट्रेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, np डॉट एरे, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ एक फॉर एग्जांपल 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो मैं इसे 1, 2, 3, 4, तो ये मेरे पास बन गया 2D एरे। अब मुझे इसकी सारी वैल्यूज पे आइट्रेट करना है, राइट। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हमने फॉर लूप तो पढ़ रखा है, हम लिस्ट में कैसे आइट्रेट करते थे? फॉर लूप का यूज करके। तो यहाँ पे भी वैसे आइट्रेट करेंगे, राइट। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन एरे प्रिंट एक्स, राइट। अभी मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? आप पॉज करके इसका कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो तो। इसका आउटपुट मिलेगा मुझे 2 लिस्ट मिलेंगे आउटपुट, 1, 2, 3, 4, राइट। बिकॉज एक्स क्या कर रहा है? एक्स आउटर आपके एरे को, आउटर एरे को ट्रेवल्स कर रहा है ना। आउटर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं जो कि 2 लिस्ट हैं, राइट। इसलिए ऐसा आउटपुट मिला। अभी भी आपको आपके एलिमेंट्स नहीं मिले, तो एलिमेंट्स आउटपुट करने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉर y इन x, देन आप लगाएंगे प्रिंट y। सो अब आप अगर करेंगे तो ओके, आपको सारे के सारे आपके एलिमेंट्स आउटपुट मिल गए। बट इसमें क्या हुआ? आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, कोड का लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, बिकॉज आपको 2 फॉर लूप यूज करने पड़े, राइट। सो इसीलिए नंपाई आपको एक बेटर वे देता है आपके एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने का। वो क्या है? नंपाई बोलता है कि आपको अगर एक एरे को ट्रेवर्स करना है तो आप सिंपली ये कीजिए, फॉर एक्स इन एरे डॉट एनडी np डॉट एनडीआइटर एरे, ओके। एंड उसके बाद आप कर दीजिए प्रिंट एक्स। अब अगर इसमें कोड को रन करता हूँ सो देखिए आउटपुट सेम है 1 2 3 4। दैट मीन्स मैंने सारे एलिमेंट को ट्रेवल कर दिया यूजिंग 1 फॉर लूप ओनली। तो एक्चुअली करता क्या है, एनडीआइटर एक आइट्रेटर क्रिएट कर देता है, ओके। वो आइट्रेटर हर एक वैल्यू के पास जाता है, उसको इस डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, राइट। वो सिर्फ क्या करता है, वैल्यू वाइज एक एक वैल्यू के पास जाता है और उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट। सो इस तरीके से आप हर एक वैल्यू को ट्रेवल कर सकते हैं यूजिंग ओनली 1 फॉर लूप। आपके कितने भी डायमेंशन का एरे हो, 3 का, 4 का, 5 का, बिकॉज क्या होता अगर ये आपका जैसे अभी तो 2 डायमेंशन का है तो 2 फॉर लूप लगे थे। व्हाट इफ ये आपका एरे होता 4 डायमेंशन का, 5 डायमेंशन का, तो उस केस में आपको 5 फॉर लूप लगाने पड़ते हैं अपने एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। बट यूजिंग np.nditor, ये जो आप मेथड है इसको यूज करके डायरेक्ट एक ही फॉर लूप में सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। बट अब इसका एक ड्रॉबैक है।
लूप जब आप यूज कर रहे थे तो आपके पास इंडेक्स पोजीशन भी आ रही थी, राइट? बिकॉज क्या होता है, हम जनरली जब एक्सेस करते हैं तो हमें इंडेक्स पोजीशन भी जाननी होती है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग के केस में देख लीजिए, तो इसमें अब हमें इंडेक्स पोजीशन नहीं पता चल रही, तो फिर तो एनडी और किसी काम का रहा ही नहीं, सिर्फ हम एलिमेंट्स ही देख सकते हैं। नो, तो इसके केस में हमें numpy एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि है फॉर id, x। id में ले रहा हूं इंडेक्स के लिए, इन np डॉट enumerate nd enumerate, ओके, nd enumerate array print id, x। अब अगर इस कोड को आप रन करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या इसको भी रहने देते हैं, दोनों का आउटपुट साथ में देखते हैं। ओके, सो अब आप देख सकते हैं आपको नीचे जो आउटपुट मिल रहा है वो इंडेक्स के साथ मिल रहा है। दैट मीन्स पहला वैल्यू शो कर रहा है कि ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, एंड दूसरा उसकी वैल्यू को। तो 0,0 पे आ रहा है आपका 1, 0,1 पे आ रहा है आपका 2, 1,0 पे आ रहा है 3, एंड 1,1 पे आ रहा है 4। तो अगर आपको साथ ही साथ में इंडेक्स भी पता करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू के साथ साथ, तो आप nd enumerate मेथड को यूज करते हैं, ओके, फॉर गेटिंग इंडेक्स एंड वैल्यू। ओके, और nd iter क्या करता है, ओनली एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। ओके, सो इस तरीके से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप nd iter का यूज कर सकते हैं। जब आपको वैल्यू साथ ही साथ उसका इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे वो आ रही है, दोनों पता करना है, सो nd enumerate का यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप आइट्रेट कर सकते हैं वैल्यूज को एरेज में। ओके, अदरवाइज अगर आप ये मेथड्स का यूज नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया आपको मल्टीपल नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ेंगे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और एफिशिएंसी घटा देंगे आपके कोड की। ओके, सो इसलिए हम लोग ये मेथड्स का यूज कर सकते हैं आइट्रेट करने के लिए अपने एरेज के थ्रू। ओके, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं ज्वाइन। ओके, ज्वाइनिंग टू एरेज। सो ज्वाइनिंग टू एरेज, अब आपको दो एरेज को अगर ज्वाइन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, ज्वाइनिंग टू एरेज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो एरे क्रिएट कर लेते हैं। एक हम बना लेते हैं array1 np डॉट एरे, इसको हम बना लेते हैं 1, या 2 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं 1,2 और 3,4। ओके, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू कर देते हैं 5, 6, 7, 8। तो ये अब हमारे पास दो एरेज बन गए। अब हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए numpy आप हम लोग को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि है concatenate। सो np डॉट array1 डॉट आई थिंक np डॉट concatenate, एंड इसके अंदर वो दोनों एरे जिनको आप concatenate करना चाहते हैं। ओके, डन। अब इसे जैसे हम लोग आउटपुट करते हैं, ये आपको एक एरे रिटर्न करता है, नया एरे, जो कि एक्चुअली उन दोनों एरेज को जोड़कर बना है, राइट? सो मैंने उन दोनों से एरे को जोड़ा एंड मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दैट मीन्स इसने क्या किया, सारे एरेज को जोड़ दिया एक साथ। ओके, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, राइट? आपका सबसे पहले ऊपर ये वाला एरे, बेटर व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट array1 प्रिंट array2। अब आपको शायद बेटर आइडिया हो जाएगा। अब इसको जब रन करेंगे तो आप देखिए array1 क्या प्रिंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4। array2 क्या प्रिंट कर रहा है, 5, 6, 7, 8। तो जब मैंने बोला कि कॉन्कैटिनेट कर दो array1 को array2 के साथ, यानी जोड़ दो दोनों को,
तो इसने सिंपली क्या किया, इसी फैशन में यानी 1 2 3 4 को पहले लिखा एंड उसके बाद रो वाइज यानी उसके नीचे लाके उसने बाकी जो दूसरा एरे था उसको जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी उसी के नीचे जोड़ दिया रो वाइज, राइट। अब अगर आप क्या करें यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ओके। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ। तो अब इसको अगर रन करेंगे तो आपका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, 1 2 5 6 3 4 7 8। तो अब इस केस में क्या हुआ होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो जैसे मैंने एक्सेस इक्वल्स टू 1 किया तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, अब आपके पास दो एरे में ये चेंज कर दे रहा है 1 2, जो कि ये 1 2 आपका ऐड हो जा रहा है इसके साथ 5 6 के साथ। तो इस केस में आप याद रखिए जब भी एक्सेस इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ओके, ये रो वाइज एडिशन कर देता है। रो वाइज एडिशन यानी सेम इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर देता है रो वाइज। तो आप देख सकते हैं, ये समझ लीजिए ये आपकी पहली रो हो गई, ये पहली रो, ये दूसरी रो फर्स्ट एरे की, सेकेंड एरे की ये पहली रो, ये दूसरी रो, ओके। तो ये क्या करता है, रो वाइज एडिशन कर देता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का, सेम इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एरे में ये फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड एरे में ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देगा। सिमिलरली उसके बाद इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देगा, ओके। सो इस तरीके से इसमें एडिशन होता है, ओके। सो अब आपको समझ आ गया होगा एक्सेस 1 और एक्सेस 0 में डिफरेंस। एक्सेस 0 में जब रहता है तो क्या होता है, डायरेक्टली वो स्टैक कर देता है, यानी कॉलम वाइज भी बोल सकते हैं आप। जैसे आपको ये दो एरेज दिख रहे हैं, राइट। तो इसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्टली इन दोनों को, इन दोनों एरेज के सामने ये दोनों एरेज को साइड में जाके जोड़ देगा, राइट। तो ये एक तरीके से लीनियर फैशन में जोड़ दिया कॉलम वाइज। तो वो होता है एक्सेस इक्वल्स टू 0 में। इसको बेटर समझने के लिए, जब आपका एक्सेस इक्वल्स टू 0 रहेगा तब आपका ये एरे कैसा बनेगा, ऐसा, यानी साइड बाय साइड ये चारों को जोड़ देगा, राइट। बट अगर आपका एक्सेस इक्वल्स टू 1 रहेगा, एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो आपका ये बनेगा ऐसा, ओके। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सेस इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, आपके कॉलम वाइज जोड़ेगा, यानी जितने भी वैल्यूज हैं उनको साइड बाय साइड एक लीनियर फैशन में जोड़ दे रहा है, राइट। जैसे ये 1 2 यहाँ का एक वैल्यू उठा लिया, ये 3 4 यहाँ की एक लिस्ट उठा लिया, इसके आगे कंटिन्यूएशन में ये 5 6 वाली लिस्ट को और 7 8 वाली लिस्ट को आगे में जोड़ देगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेस इक्वल्स टू 0 में, ओके। एज जैसे हम कॉलम्स को जोड़ते हैं वैसा जोड़ देगा। बट इन केस ऑफ एक्सेस इक्वल्स टू 1, सो एक्सेस इक्वल्स टू 1 को आप ऐसा परपेंडिकुलर टाइप का सोच लीजिए। तो ये क्या करता है, जो एलिमेंट्स हैं सेम इंडेक्स पे उनको जोड़ के प्रेजेंट करता है। तो जैसे ये 1 2 वाली लिस्ट और ये 5 6 वाली लिस्ट सेकेंड एरे की, ये दोनों सेम इंडेक्स पोजीशन पे है, तो ये इन दोनों को जोड़ेगा और उसके बाद एक लिस्ट क्रिएट करेगा। सिमिलरली आगे भी ये कंटिन्यूस वैसे रिपीट करेगा, जैसे 3 4 वाली लिस्ट और ये 7 8 वाली लिस्ट दोनों एक इंडेक्स पोजीशन पे है, तो इन दोनों को ये ज्वाइन करेगा, ओके। एंड उसके बाद आपको ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो इस तरीके से आपका काम करता है एक्सेस इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेस इक्वल्स टू 1। एक्सेस इक्वल्स टू 0 कॉलम वाइज करता है एंड एक्सेस इक्वल्स टू 1 रो वाइज ऐड करता है, ओके। इस पे आप एक्चुअली मल्टीपल जब और लिस्ट को ट्राई करके देखिएगा, ऐसे ही मल्टीपल लिस्ट को ऐसे ऐड करने का, तो आपको ये बेटर क्लियर हो जाएगा कि ओके कैसे एडिशन परफॉर्म करता है, राइट, ओके। सो कॉन्कैटिनेट आई होप आपको समझ आ गया होगा 0 और 1 कैसे वर्क करता है, ओके। ना कॉन्कैटिनेट के अलावा भी और फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल np डॉट स्टैक array1 array2। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट से हटा देते हैं,
रन। ओके, सो स्टैक करने पे क्या आ रहा है मेरे पास आउटपुट, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपली उसने क्या किया, जैसा हम लोग एक्सेस इक्वल्स टू 0 में कर रहे थे, वैसे उसने किया, दोनों एरेज को एक के ऊपर एक स्टैक में रख दिया। पहले फर्स्ट एरे, उसके नीचे दूसरा एरे। स्टैक आपको मैंने बताया था क्या, स्टैक क्या होता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एक के ऊपर एक एलिमेंट्स को रखते जाते हैं, जैसे हम बुक्स को रखते हैं ना टेबल पे, एक के ऊपर एक बुक, वैसे ही हम स्टैक में एक के ऊपर एक एलिमेंट्स को रखते जाते हैं। तो स्टैक जब आप करते हैं दो एरेज को, तो सिंपली क्या करता है, एक एरे के ऊपर दूसरे एरे को स्टैक कर देता है, राइट। सो इस तरीके से आपका स्टैक काम करता है ना। स्टैक में भी आप एक्सेस पास कर सकते हैं, एक्सेस इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल 0 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो ये 0 का आउटपुट अभी आपने देखा ना। एक्स इक्वल्स टू 1 का अगर मैं करता हूं, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब इसने क्या किया, सेम इंडेक्स पे जो दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं दोनों एरेज के, उन दोनों को एक साथ ले लिया एक एरे में, उसके बाद दूसरे एरे में वो बचे हुए फिर बाकी को ऐसे सेम ऑर्डर में दूसरे एरे में उन्हें चेंज करके स्टैक कर दिया, राइट। यानी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एक्स इज इक्वल टू 1 जब भी आपको मिले देखने के लिए, तो समझ जाइए कि रो वाइज एडिशन होने वाला है। और रो वाइज एडिशन में क्या होगा कि जो दो सेम इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, उन दोनों को साथ में ऐड करके लिख दिया जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने स्टैक एक्सेस इक्वल टू 1 किया, तो पहले एरे में उसने ये वाली लिस्ट 1,2 वाली लिस्ट और 5,6 वाली लिस्ट को ले लिया, एंड दूसरे एरे में 3,4 और 7,8 वाली लिस्ट को ले लिया। ओके, सो ये आपका इसमें चेंज हो गया, राइट ना। स्टैक में वो एरेस के साथ डील कर रहा है, इसलिए उसने दोनों को मिक्स नहीं किया, कंबाइन नहीं कर दिया। जैसे कॉन्कैटिनेट में क्या हुआ था, इसने इनको कंबाइन कर दिया था, यानी 1 2 5 6 एक ही एरे में आ गए थे। सिमिलरली 3 4 7 8 एक ही एरे में आ गए थे। ओके, बिकॉज वो उस तरीके से डील करता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्कैटिनेट और स्टैक में डिफरेंस, अदरवाइज दोनों सेम है। इसके अलावा आपके पास एक और होता है np.hstack। ओके, ना इसमें आपका एक्सेस वाली एट्रीब्यूट नहीं होती, बिकॉज इसमें ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल्स टू 1 लेता है, और ये एक्ट करता है सेम ऐसे अगर मैं रन करता np डॉट कॉन्कैटिनेट एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो ये इसके इक्विवेलेंट है एच स्टैक, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से वी स्टैक भी होता है, डी स्टैक भी होता है, तो वो आप करके देखिएगा कि उनका एक्चुअली यूज क्या होता है, राइट। वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको ये समझ आ गया है, तो वी स्टैक और डी स्टैक भी आपको समझ आ जाएंगे। वैसे आप कर भी सकते हैं, np डॉट डी स्टैक देख लेते हैं, डी स्टैक एरे 1 कॉमा एरे 2। डी स्टैक यानी डीप डीप स्टैक। ओके, तो डी स्टैक कर क्या रहा है, ये डेप्थ में चलता है। यानी अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, स्टैक क्या कर रहा था, ये दोनों को लिस्ट वाइज ऐसे ऐड कर दे रहा था एक के ऊपर एक, राइट, जब हम एक्सेस इक्वल टू 1 दे रहे थे। बट डी स्टैक क्या कर रहा है, एलिमेंट बाई एलिमेंट कंबाइन करता है, यानी एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है उनको कंबाइन करता है। तो इसने 1 और 5 का एक लिस्ट बना दिया, 2 और 6 का एक लिस्ट बना दिया, 3 और 7 का एक लिस्ट बना दिया, 4 और 8 का एक लिस्ट बना दिया, एंड उन सबको स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8, तो ये है डी स्टैक, यानी एलिमेंट बाई एलिमेंट डेप्थ वाइज ये चलता जाता है और स्टैक में उनको कन्वर्ट करते जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका काम करता है कॉन्कैटिनेट, स्टैक, एच स्टैक, डी स्टैक। ओके, ना इसमें इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्कैटिनेट और स्टैक। ओके, और उसमें एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेस करो। ओके, बिकॉज आप कैसे उनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, कॉलम वाइज वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे यानी साइड बाय साइड, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 में रो वाइज कॉन्कैटिनेट होंगे, यानी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, सो इसमें आपको ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं स्प्लिट को।
स्प्लिटिंग एन एरे। अब स्प्लिटिंग एन एरे का मतलब क्या हुआ, एक एरे को तोड़ना। ओके, स्प्लिट करना मतलब क्या होता है, तोड़ना ही होता है ना। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने जो एरे डिक्लेयर किए हैं उन्हीं को मैं वापस यूज कर लेता हूँ, या ऊपर वो डिक्लेयर्ड ही है, मुझे कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। बट ये आपको यहाँ से बेटर दिखे इसके लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज एक बार आपने एक सेल को रन कर दिया तो उसका जो कोड है वो बाकी सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाता है जुपिटर नोटबुक में। तो इसे हमें दोबारा यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट सिंस आपको ये दिख जाए एक ही सेल में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या करना है, मेरे पास दो एरे हैं, या एक एरे ले लेते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। ओके, अब मुझे इस एरे को स्प्लिट करना है। एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली स्टार्ट करते हैं एक वन डायमेंशन एरे से, तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आएंगी चीज़ें। 1 2 3 4 4 5 6। ओके, तो 6 तक का एक एरे ले लेते हैं, 6 एलिमेंट्स का एक एरे ले लिया मैंने। तो ये मेरे पास एरे 1 बन गया। अब मेरे को इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है 3 हिस्सों में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरे 1 डॉट, या इसको हम लोग कैसे करते थे, ओके ये एक मुझे नया एरे रिटर्न करेगा ना। तो np डॉट स्प्लिट, किसको स्प्लिट करना है, वो एरे, और कितने पार्ट्स में करना है वो नंबर, सिंपली। तो अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो देखिए 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। पहला 1,2 का एरे है, दूसरा 3,4 का एरे है, और तीसरा 5,6 का एरे। तो 3 पार्ट में इसने मुझे स्प्लिट करके दे दिया। व्हाट इफ मैं इसे 4 पार्ट में स्प्लिट करता, अब तो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो ये होगा, यू विल गेट एन एरर, राइट। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गया क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, इक्वल डिवीजन। तो स्प्लिट क्या करता है, इक्वल डिवीजन। तो इसी की जगह पे आपके पास एक और फंक्शन आता है आपका एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। इसको यूज करके एक बार स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं सेम एरे को। तो अब देखिए इसने आपको स्प्लिट करके दे दिया है। तो ये आपको फर्क समझना है, एक फंक्शन था आपके पास स्प्लिट और एक है एरे स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, इक्वली डिवाइड, अदरवाइज एरर। ओके, तो ये क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करता है आपके एरे को, राइट, स्प्लिट फंक्शन। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक एरे में डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो आपको एरर रेज कर देगा। बट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो इक्वल डिवाइड हो रहा है तो इक्वली कर देगा, अदरवाइज वो ऐसा तरीका ढूंढेगा कि सब में कुछ ना कुछ आ जाए, राइट। यानी आप इसमें कुछ भी नंबर पास कर दीजिए, ये उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देगा। जैसे इसने पहले दो एरे को 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर उसने देखा कि लास्ट के लिए मेरे पास नंबर नहीं बच रहे हैं, तो दोनों एरे को इसने एक एक वैल्यू दे दी। ओके, सो इस तरीके से ये डिवाइड कर सकते हैं आप जितने नंबर में चाहे। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 से ज्यादा नंबर में अगर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर्स में, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, एलिमेंट्स तो 6 हैं, राइट। बट एरे डॉट स्प्लिट इसमें भी क्या करेगा, लास्ट के दो को एम्प्टी छोड़ देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसने एम्प्टी छोड़ दिया पर डिवाइड कर दिया। पर स्प्लिट क्या करता है, यहाँ पे एरर जनरेट करता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आया होगा एरे स्प्लिट और स्प्लिट में, राइट। व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक 2D एरे ले लेता हूँ। तो 2D एरे यहाँ पे है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं एरे 2 को, एंड नाउ अब हमारे पास आ गया है 2D एरे। तो 2D एरे को जब मैं स्प्लिट करूंगा, एक np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। तो एरे 2 कॉमा कितने पार्ट्स में मैं करना चाहता हूँ, 2 पार्ट्स में करना चाहता हूँ। तो अभी अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आउटपुट क्या होगा, लेट्स सी। तो ये देखिए 2 पार्ट में इसने मुझे डिवाइड करके दे दिया है अपने एरे 2 को, 5 6 और 7 8। ओके, सो 2 पार्ट में इसने मुझे डिवाइड करके दे दिया अपने एरे को। दोनों 2D एरेज हैं, ये याद रखिएगा।
ओके, उसी डायमेंशन के एरेज में स्प्लिट करके देता है। ओके, बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होती है, मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे अब एक्सिस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ओके, अभी आप देखिए इसने स्प्लिट कैसे किया। सिंपली जैसे मैंने इसको स्प्लिट बोला, इसने कॉलम वाइज, जब एक्सिस इक्वल टू 0 था, तो एक्सिस इक्वल टू 0 में मैंने आपको अभी प्रीवियसली यहाँ पे बताया था ज्वाइन करते वक्त कि एक्सिस इक्वल टू 0 में वो कॉलम वाइज ऐड या स्प्लिट करता है। तो ये स्प्लिटिंग की बात चल रही है, तो क्या करेगा, कॉलम वाइज, दैट मीन्स सबसे पहले इसने ये 5 और 6 को पकड़ा और साइड में से इसको अलग कर दिया 7 और 8 को, सिंपल स्प्लिट, राइट। बट मैं एक्सिस इक्वल टू 1 अगर देके इसको स्प्लिट करूं, तो अब देखिए इसने क्या किया, 5 7 6 8। तो अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ये इन दोनों को एक लिस्ट कंसिडर करेगा जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, अब रो वाइज कर रहा है। तो रो वाइज में कैसा होता है कि ये 5 फर्स्ट पोजीशन पे है, ये 7 फर्स्ट पोजीशन पे दूसरे लिस्ट के, तो इन दोनों को ये अलग से स्प्लिट करेगा। उसके बाद दूसरे एरे में क्या करेगा, ये 6 जो सेकंड पोजीशन पे है फर्स्ट लिस्ट के, और ये जो 8 जो सेकंड पोजीशन पे सेकंड लिस्ट के, इन दोनों को साथ में लेके अलग एरे बना देगा। ओके, तो ये रो वाइज करता है, राइट, ये आपको याद रखना है। ये अभी मैंने जब हम लोग ज्वाइन कर रहे थे उसमें जैसा चल रहा था वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या है, अलग कर रहे हैं एक सेम एरे से, उसमें दो एरे के साथ जोड़ रहे थे, इसमें एक सेम एरे से अलग कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। एक्सेस इक्वल्स टू 1 यानी दो अलग अलग लिस्ट में, यानी जितने पार्ट्स में आप तोड़ने वाले हैं उन दोनों में ये चेक करेगा कि सेम इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उन दोनों को साथ में ले आएगा एक पर्टिकुलर एरे में, एंड बाकी को स्प्लिट कर देगा दूसरे एरे में, राइट। सो इस तरीके से काम करता है आपकी स्प्लिटिंग एक्सेस की हेल्प से। उसी तरीके से आप इसमें भी यूज कर सकते हैं आपका एच स्प्लिट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एच स्प्लिट करके देखता हूँ, np डॉट एच स्प्लिट, ओके, एरे 2 कॉमा 2। तो देखिए आपको सेम आउटपुट दे रहे हैं, यानी एरे डॉट एच स्प्लिट आपका इक्विवेलेंट है एरे डॉट स्प्लिट विथ एक्सेस इक्वल्स टू 1। ओके, जैसे यहाँ पे इस केस में आपका एच स्टैक इक्विवेलेंट था कॉन्कैटिनेट एक्सेस इक्वल्स टू 1 में 1 के। सिमिलरली आपका एच स्प्लिट जो है वो इक्विवेलेंट है आपका एरे डॉट स्प्लिट विथ एक्सेस इक्वल्स टू 1 के, यानी हॉरिजॉन्टली ये स्प्लिट कर देता है चीजों को। ओके, यानी रो वाइज मैनर में उसको हम एच स्प्लिट नाम दे रहे हैं। ओके, क्योंकि जैसे आप इस एरे को जब प्रिंट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एरे 2 को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो एरे 2 जैसे हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यानी इस लाइन के थ्रू, इन दोनों के जो बीच में जो लाइन आ रही है, ओके, उसके थ्रू ये स्प्लिट कर देगा, एच स्प्लिट, राइट। सो इस तरीके से स्प्लिटिंग वर्क करती है आपकी। तो 5 और 7 आपका एक तरफ चला गया, 6 और 8 आपका एक तरफ चला गया, राइट। तो हॉरिजॉन्टली इसने इसको स्प्लिट कर दिया। सिमिलरली आपके पास एक वी स्प्लिट होता है, वो क्या करेगा, वर्टिकल स्प्लिट कर देगा, राइट, एरे 2 कॉमा 2। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए ये वर्टिकली स्प्लिट हो गए। तो वर्टिकल स्प्लिट यानी एरे अंडरस्कोर स्प्लिट विथ एक्सेस इक्वल्स टू 0, एंड एच स्प्लिट यानी एरे अंडरस्कोर स्प्लिट विथ एक्सेस इक्वल्स टू 1। ये आप याद रख लीजिए। और उसके बाद एक्सेस का मैंने मीनिंग तो समझाइए, एक्सेस इक्वल्स टू 1 यानी रो वाइज वो ब्रेक करेगा, एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब कॉलम वाइज ब्रेक करेगा, राइट। तो ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे वो ब्रेक करता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्चिंग, राइट। अभी हो सकता है मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना हो अपने एरे में, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक बनाते हैं और लिखते हैं सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। तो इसके लिए सिंपल आपके पास फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एरे 1 ऊपर क्रिएट किया ही है, राइट, एरे 1, यस। तो एरे 1 में मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एरे 1 np डॉट वेयर,
ये मुझे एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा, रिजल्ट एरे np डॉट वेयर एरे 1 mod 2 डबल इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, जैसे मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा आपको समझ आ जाएगा। रन। तो रिजल्ट जैसे मैंने प्रिंट किया, इसका आंसर आया 1, 3 और 5। सो 1, 3 और 5 क्या है, इंडेक्स पोजीशन है। जिस पोजीशन पे आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। जैसे ये वेयर क्या बता रहा है, एरे 1 mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, इसमें एक कंडीशन हम पास करते हैं, एंड जो जो आपका एरे का एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये उसका इंडेक्स वैल्यू इस एरे में स्टोर कर देगा, रिजल्ट नाम के एरे में स्टोर कर देगा। एंड उसका जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो सारी पोजीशन हम लोग को आउटपुट हो जाएंगी जहां जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, ना एक और आपके पास तरीका होता है सर्च सॉर्टेड। तो फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट में कर देता हूँ np डॉट सर्च सॉर्टेड। तो एरे पास करना पड़ेगा, एरे 1, और क्या सर्च करना है आपको। तो मैं फॉर एग्जांपल 4 सर्च करना चाह रहा हूँ कि मेरे एरे में 4 प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब जैसे मैं रन करता हूँ तो ओके, ये मुझे बता देगा थर्ड पोजीशन पे आपका प्रेजेंट है आपका 4, करेक्ट है। 0, 1, 2, 3, तो थर्ड पोजीशन पे आपका फोर्थ प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आप सर्च सॉर्टेड कर सकते हैं, यानी सॉर्टेड में सर्च। और शॉर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल, किसी भी एरे को अगर आपको शॉर्ट करना है नंपाई की हेल्प से, तो np डॉट शॉर्ट एरे 1, सिंपल। वैसे तो ये पहले से सॉर्टेड है तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर सॉर्टेड नहीं है तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं अपने एरे को, राइट। तो सॉर्टिंग भी आपने देख ली। ओके, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है फिल्टरिंग एरे। अब फिल्टरिंग मतलब अनवांटेड वैल्यूज को अपने एरे से रिमूव कर देना, सिर्फ उन वैल्यूज को रखना जो आपको रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एरे 1 में सिर्फ वो वैल्यूज रखनी है जो 2 से डिविजिबल है, बाकी को मेरे को रिमूव कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिल्टर एरे इक्वल्स टू एरे 1 mod 2 डबल इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी कि एक फिल्टर एरे में बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एरे 1 को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और जो जो वैल्यू मेरी 2 से डिविजिबल है उसको यहाँ पे ट्रू कर देगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिल्टर एरे को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो फिल्टर एरे मैंने जैसे ही प्रिंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि 1 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो फॉल्स, 2 है तो ट्रू, 3 नहीं है तो फॉल्स, 4 है तो ट्रू, 5 नहीं है तो फॉल्स, 6 है तो ट्रू। सो इस तरीके से आपका फिल्टर एरे बन गया। तो अब मेरे को सिंपली क्या करना है, न्यू एरे इक्वल्स टू एरे 1 का फिल्टर एरे, और यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट कर दीजिए। तो अब आपको सिर्फ वही वैल्यूज मिलेंगी जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यानी वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं। देख सकते हैं आप 2, 4 एंड 6। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब मैंने एरे 1 में फिल्टर एरे को पास किया, तो यानी मैं एक बुलियन एरे पास कर रहा हूँ सेम लेंथ का। तो जहां जहां पे ट्रू होगा तो एरे 1 सिर्फ उसी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, जहां पे फॉल्स होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आपका एरे फिल्टर्ड हो गया, आपको सिर्फ आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल गई। तो इस तरीके से आप अपने एरे को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। आई नो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, बट आप रिपीट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा अलग अलग टॉपिक्स के लिए, तो जिसकी हेल्प से आप अलग अलग टॉपिक्स को जाके देख सकते हैं, जिसमें भी आपको डाउट हो या दोबारा विजिट करना हो। ओके, तो आसानी से आप उन टॉपिक पे जंप करके डायरेक्टली उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो एक लास्ट टॉपिक हमारा और बच रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, तो इसको कवर करना जरूरी है। ये है आपका रीडिंग एंड राइटिंग numpy arrays in slash from files। तो अब अगर आपको रीड या राइट करना है numpy arrays को फाइल्स में से, तो हम क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे
मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी है फाइल डॉट सी एस वी। ओके, सो इस लिस्ट में वैल्यूज हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि कॉमा से सेपरेटेड है, राइट। सो अब इन वैल्यूज को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल से अपने कोड में। सो वो हम कैसे कर रहे होंगे? सो सिंपली मैं अपने कोड में चल जाऊंगा एंड मुझे यहाँ पे क्या लगता है, सबसे पहले फाइल नेम, तो एफ नेम इक्वल्स टू, तो मेरी फाइल का नेम है फाइल डॉट सी एस वी। तो ये फाइल नेम आ गया यहाँ पे। अब मुझे डेटा लोड करना है, तो मैं एक डेटा नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जो मेरे एरे को स्टोर करेगा, जो भी मैं फाइल से एक्सेस करने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, numpy डॉट लोड टेक्स्ट, एंड इसमें अब आपको पास करना है फाइल का नेम, उसके बाद डेलीमीटर। ओके, सो डेलीमीटर क्या होता है, या डेलीमीटर, इसको जो जैसा आप प्रोनाउंस करें। सो ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपने डेटा को कैसे सेपरेट किया है। हो सकता है कुछ लोग स्पेस से सेपरेट करके स्टोर करें, कुछ लोग कॉमा से, कुछ लोग स्लैश से। सो जिसके थ्रू भी आपने सेपरेट किया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कॉमा से सेपरेट किया है, तो मैं वो डालूंगा कॉमा। तो जैसे ही कॉमा को एनकाउंटर करेगा, इसको पता चल जाएगा कि ओके, यहाँ तक मेरा एक वैल्यू आ चुका है, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू को लूंगा। सो ये एक्चुअली बताने के लिए है कि ओके, अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो गई है, ताकि एक एक करके वैल्यूज को फाइल में से एक्सेस कर सके। ओके, एंड इसके अलावा हम लोग पास कर सकते हैं, आपका डेलीमीटर हो गया। ओके, फाइल नेम, डेलीमीटर और डेटा टाइप। सो डेटा टाइप में आप पास कर सकते हैं जिस भी डेटा टाइप में आपको उन वैल्यूज को अपने कोड में अभी लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इंटीजर लूंगा ऑफ 1 बाइट। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसा होता है। अब मैं सिंपली इस डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको आउटपुट में दिख जाएगा कि ये डेटा कैसे आ रहा है। सो आप देख सकते हैं ये डेटा आ रहा है 8 बिट्स में। 1 बाइट यानी 8 बिट्स होता है, तो 8 बिट्स में आ रहा है, इंटीजर ऑफ 8 बिट्स, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने फाइल से डेटा को लोड कर लिया। तो इस तरीके से आप फाइल से डेटा को लोड कर सकते हैं। और साथ में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पहली रो को स्किप करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्किप रो 1। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे कॉलम स्पेसिफाई करने हैं कि मेरे को तीसरा कॉलम नहीं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इनपुट लेना है, तो मैं मतलब फाइल से रीड करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉलम्स। तो मैं कर दूंगा आप 0 और 1, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यूज करें। ओके, सो अब अगर इसमें कोड को रन करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो अब अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो आउटपुट आप देख सकते हैं। फर्स्ट रो मेरे पास नहीं है जिसमें 1 2 3 था, सेकंड रोज है पर उसके भी मेरे पास थर्ड कॉलम नहीं है, सिर्फ दो कॉलम आए हैं, 0 एंड 1, 4 5 7 8। सो इस तरीके से काम करता है आपका लोड टेक्स्ट। तो लोड टेक्स्ट के हेल्प से आप फाइल से डेटा को लोड कर सकते हैं अपने कोड में। ना व्हाट इफ आपको एक फाइल में राइट करना हो आपके एक पर्टिकुलर एरे का डेटा, तब आप क्या करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक एरे बनाया था, यहाँ पे एक एरे बना ही लेते हैं दोबारा से। एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे 1 2 3 4। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया। अब मेरे को इस एरे को एक फाइल में राइट करना है, मैं क्या करूँगा, एरे डॉट टू फाइल। अब फाइल का नेम मुझे देना पड़ेगा, किस फाइल में लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर ये फाइल पहले से अवेलेबल नहीं है तो सिंपली मैं कर दूंगा डेटा 1 डॉट CSV। ओके, अब मुझे बताना है इसको कि मैं किससे सेपरेट करूंगा, मतलब अपने डेटा को सेपरेट किससे कर रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। कॉमा सेपरेटेड फाइल में सेव कर रहा हूँ, तो मैं कॉमा सेपरेट करके अपने डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ अपन फाइल्स में जाके देखते हैं, डेटा 1 डॉट CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है एंड इसमें वैल्यू आ चुकी है 1 2 3 4। सो इस तरीके से
आप अपने डेटा को अपने कोड से एक फाइल में राइट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ओके। और एक और तरीका है इसको करने का, जो कि है आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं np डॉट सेव टेक्स्ट। तो इसमें आप एक और फाइल का नाम दे दीजिए, मैं data2.csv दे दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देगा अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो, कॉमा वो एरे का नाम जिसका आप डेटा सेव करना चाह रहे हैं इस फाइल में, कॉमा किससे सेपरेट करके सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं कॉमा यूज कर रहा हूँ अभी दोनों में, राइट। अब इसको रन कीजिए, एक और आपके पास फाइल क्रिएट हो जाएगी data2.csv, एंड इसमें ये इस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करता है, राइट। सो इस तरीके से आप अपने डेटा को फाइल में रीड और राइट कर सकते हैं। ये आपने देखा रीडिंग, यहाँ पे आपने देखा रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइटिंग डेटा टू अ फाइल। ओके। सो इस तरीके से आप अपने डेटा को एक फाइल से रीड कर सकते हैं और फाइल में राइट कर सकते हैं। ओके। सो आई थिंक दैट्स ऑल। हमारे numpy में बेसिक कॉन्सेप्ट यही थे एरे से रिलेटेड। ओके। सो एरे से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं अपने numpy के थ्रू। आप एरे को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं numpy का यूज करते हुए, वो सारे हमने मेथड्स जो हैं वो इसमें कवर कर लिए। ओके। अब बाकी जो जितने भी numpy के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग आके देख रहे होंगे जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे या डेटा साइंस के और कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे, राइट। और numpy का यूज हम आगे भी कर रहे होंगे जब हम पांडास डिस्कस करेंगे, इवन जब सीबॉर्न डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये वीडियो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जितने भी मैंने फंक्शंस डिस्कस किए, ये हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेंगे। ओके। सो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम कवर कर देंगे और कुछ लाइब्रेरीज को लाइक पांडास एंड सीबॉर्न। ओके। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।